BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 11। बी रैंक या एस रैंक। बहुत गर्मी है। जियाओ मिंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसने जियाओ शान की लगातार बड़बड़ाहट सुनी। अगर गर्मी है तो टैंक में चले जाओ। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं उन वरिष्ठों को नहीं हरा सकता। जियाओ शान ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने विरोध नहीं किया और हरे रंग के टैंक में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन वरिष्ठों ने उन्हें जल्दी से बाहर निकाल दिया और आज तक वे खुद को बंद रखे हुए हैं। क्या ये बाघ की मान में आत्मसमर्पण नहीं है? एंस, इसे भूल जाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। क्या तुम लड़ने जा रहे हो? जियाओ शान जानता था कि जियाओ मिंग ने पहले स्टार डू प्रैक्टिशनर को तोड़ दिया था और उसे उसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। उसका स्वर उत्साहित था। इस समय जियाओ शान की आंखों में जियाओ मिंग की छोटी आकृति बहुत शानदार थी। ठीक है, जियाओ शान लगातार बोल रहा था। इसके अलावा मौसम बहुत गर्म था, इसलिए जियाओ मिंग ने इसके बारे में सोचा और उसे पता था कि अब दिखावा करने की बारी उसकी होने वाली है। दुर्भाग्य से जियाओ मिंग को दिखावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि सब लोग अंदर आ जाओ। जियाओ मिंग अभी खड़ा ही हुआ था कि बड़े हरे रंग के तंबू से एक पुरुष की आवाज आई। हे, अब समय हो गया है। ये वाक्य सुनकर नए प्रवेश करने वाले छात्र खुशी से भर गए। अपने हाथ ऊपर उठाए, वे जल्दी से खड़े हो गए, अपने नितंबों को थपथपाया और तंबू की ओर चल दिए। जियाओ मिंग ने भी दिखावा करने का विचार तुरंत त्याग दिया और जियाओ शान को तंबू की ओर खींच लिया। यह आवाज़ सुनकर स्टो के बाहर मौजूद छात्र भी स्टो में घुस गए। हा, लगता है मैं इस बार एक राक्षस को भर्ती करने के लिए काफ़ी भाग्यशाली हूँ। जैसे ही जियाओ मिंग तंबू में दाखिल हुआ, उसने देखा कि बाघ की पीठ और घनी दाढ़ी वाला एक बड़ा आदमी उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी खजाने को देख रहा हो, और उसके आसपास के सभी छात्रों से प्रशिक्षक जीहू कहकर पुकार रहे थे। प्रशिक्षक, वे उसे देख रहे थे, इसलिए जियाओ मिंग उसे न देखने का नाटक नहीं कर सका और विनम्रता से उसका अभिवादन करने के लिए अपना सिर हिलाया। ठीक है, पहले थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी प्रतिभा के स्तर को रिकॉर्ड करूंगा। जीहू ने जियाओ मिंग की विनम्रता पर संतोष में सिर हिलाया। इस उम्र तक पहुंचने के लिए प्रतिभा खराब नहीं होनी चाहिए, और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। बुरा नहीं। ये कहना होगा कि हालांकि जिया नान अकादमी के नए लोगों को निराश करने का तरीका थोड़ा असहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रभाव था। कम से कम नए छात्र, जो गर्म धूप में पसीने से लथपथ थे, वे पहले आने की तुलना में बहुत अधिक संयमित थे, और जो लोग जियाओ मिंग के साथ प्रवेश कर रहे थे, वे सभी छायादार कोनों में दुबके हुए थे। उनकी आंखें लगातार तंबू के अंदर स्कैन कर रही थीं। जब सभी लोग आ गए तो जीहू ने अपनी हथेली हिलाई। उसकी उंगली पर एक स्टोरेज रिंग चमक उठी और उसकी चौड़ी हथेली में एक हरा स्क्रॉल और एक स्याही वाला पेन दिखाई दिया। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जीहू ने कहा, छात्रों, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बधाई। अब आप जियानान अकादमी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अकादमी को छात्रों के संभावित मूल्य को अलग करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं अब आपको अपनी सटीक ताकत जानने की जरूरत है। 8 सितारा डू शिष्य, जो रैंक एफ का संभावित मूल्य है, जियानान अकादमी का मानक है। 9 सितारा डू शिष्य रैंक ई के संभावित मूल्य से संबंधित है। 1 सितारा डू प्रैक्टिशनर रैंक डी, 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर रैंक सी, और इसी तरह उच्चतम स्तर। दूसरी ओर, यह एक 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर है और निश्चित रूप से यहाँ आयु सीमा 18 वर्ष या उससे कम है। एस रैंक क्षमता वाले नए छात्र, जियानान अकादमी को हाल के वर्षों में लंबे समय से कोई नहीं मिला है। मुझे आप में से किसी के भी एस रैंक होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं ए रैंक से संतुष्ट हो जाऊंगा, गेहू ने कहा और उम्मीद से जियाओ मिंग की ओर देखा, जिसने कम उम्र में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी। वह अभी भी आशावान था। कभी कभी उम्र एक बड़ा फायदा होती है। ठीक है, एक एक करके आगे आओ और अपनी आयु रेटिंग की रिपोर्ट करो। बाएं से शुरू करो। माशी, 17 साल की, 9 सितारा डू शिष्य रैंक ई। अगला। झाओ शुआंग, 18 साल का, 8 सितारा डू शिष्य रैंक एफ। अगला। वांग हाई, 18 साल का, 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर, अच्छा, रैंक डी। अगला। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लोग टेस्ट से गुजर रहे थे। उनमें से ज़्यादातर डू प्रैक्टिशनर से नीचे थे। बेशक कुछ नए लोगों की कमी नहीं है जो मूल रूप से 9वें स्टार डू डिसिपल थे, लेकिन डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में असफल रहे और 8वें स्टार डू डिसिपल पर आ गए। जियाओ शान, 16 साल का, 9 स्टार डू डिसिपल रैंक ई। अगला। जियाओ मिंग की बारी थी। उसका छिपने का कोई इरादा नहीं था। वह जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे उतने ही ज़्यादा संसाधन मिलेंगे, तो वह क्यों छिपेगा? इसके अलावा उसके पास जितनी ताकत थी, उसे छिपने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जियाओ मिंग, 6 साल का, 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर। वाह! जैसे ही जियाओ मिंग के शब्द निकले, उसकी तरफ से आश्चर्य की चीख निकली जिसने उसे लगभग बहरा बना दिया।
जब गेहूं ने ये सुना तो उसका दिल खुशी से फट गया। लगभग अपने हाथ में कलम तोड़ते हुए उसने अपना सिर उठाया और जलती आंखों से अपने सामने खड़े लड़के को देखा। उसने सही अनुमान लगाया था, उसने वास्तव में एक खजाना उठाया था। अहम, आपकी वर्तमान ताकत के साथ इसे बी रैंक के रूप में गिना जाना चाहिए, लेकिन आप केवल 6 साल के हैं, इसलिए आपको एस रैंक उपचार देना ठीक है ना? जियाओ मिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ इतना अच्छा था, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, तो कौन इससे बेहतर सौदा ठुकराएगा। जब सभी ने परीक्षा पूरी कर ली तो जीहू ने सभी को घर जाने और अपने परिवारों को अलविदा कहने और 3 दिनों में मिलने के लिए यहाँ वापस आने के लिए कहा। 3 दिन बाद जियानान अकादमी से एक उड़ता हुआ कारवां वुतान शहर में आएगा और तब तक वे सीधे अकादमी के लिए उड़ान भर सकते थे। इन 3 दिनों के दौरान जियानान अकादमी के प्रवेश परीक्षा के परिणाम पहले ही प्रसारित हो चुके थे और जियाओ मिंग की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ गई। जियाओ मिंग ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इन 3 दिनों के दौरान हमेशा की तरह साधना जारी रखी। 3 दिन बाद परीक्षा पास करने वाले सभी लोग फिर से एकत्र हुए और जियानान अकादमी के लिए रवाना होने की तैयारी की। इस समय गेहूं ने देखा कि नए छात्र लगभग एकत्र हो गए थे। उसने अपने हाथों को पीछे करके 2 कदम आगे बढ़ाया, सभी नए लोगों का सामना किया और सख्त लहजे में कहा, सबसे पहले जियानान अकादमी का छात्र चुने जाने पर फिर से बधाई। हालांकि अकादमी में आपके जैसी ही प्रतिभा वाले सैकड़ों छात्र हैं, इसलिए आपको अब गर्व महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है, क्या आप समझते हैं? समझ गया। पिछली बार पुराने छात्रों के साथ स्थिति अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी, इसलिए नए छात्र स्वाभाविक रूप से अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है, यह अच्छा है, मेरे पीछे आओ। गेहूं ने भीड़ को चौक तक पहुंचाया और थोड़ी देर तक इंतजार किया जब तक कि आसमान में छोटे काले बिंदु दिखाई नहीं दिए। छोटे काले बिंदु बड़े और बड़े होते गए और धीरे धीरे पक्षी के आकार की रूपरेखा दिखाई देने लगी। विशाल वायु धाराओं ने धूल का एक बड़ा बादल उठाया, जिससे लोगों ने धूल से बचने के लिए अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। उड़ते हुए जादुई जानवरों की एक पंक्ति आखिरकार भीड़ के सामने उतरी, उनके विशाल पक्षी चेहरे सीधे उन्हें घूर रहे थे। इस दृश्य ने सभी नए लोगों को भयभीत कर दिया और कुछ तो पीछे हटने भी लगे। जियाओ मिंग शांत था, ये जानते हुए कि कोई खतरा नहीं होगा, और उत्सुकता से इन उड़ने वाले जादुई जानवरों को देख रहा था। ये उड़ने वाले पक्षी बहुत बड़े दिख रहे थे और उनकी आभा तीसरी रैंक के आसपास रही होगी। वे जियानान अकादमी द्वारा विशेष रूप से पाले गए घोड़े रहे होंगे। जैसा कि जियानान अकादमी से उम्मीद की जाती है, इसकी वास्तव में एक गहरी विरासत है। सभी प्रवेश सीधे तीसरी रैंक के जादुई जानवरों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर मेरे पास भी इस तरह का एक उड़ने वाला घोड़ा होता तो ये बहुत अधिक सुविधाजनक होता, जियाओ मिंग ने खुद से सोचा। हालांकि उड़ने वाले जादुई जानवरों को पालना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग बर्दाश्त कर सकें। जियाओ मिंग के पास अब ऐसा करने की ताकत नहीं थी, और जब उसके पास वह समय और ऊर्जा होगी तो वह व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। उनके बगल में बैठे पुराने छात्र नए छात्रों के प्रदर्शन को देख रहे थे और उनके चेहरे पर कमोबेश अवमानना दिख रही थी। अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा, ये कितने बेवकूफ़ हैं जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। लेकिन वे भूल गए कि वे भी उन नए छात्रों की तरह ही थे। डरो मत, ये जादुई जानवर अकादमी द्वारा उठाया गया एक वाहन है और हम इस पर सवार होकर अकादमी वापस आएंगे। गेहूं ने सभी के प्रदर्शन को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए समझाया। ये देखकर कि जियाओ मिंग दूसरों की तुलना में युवा और बहादुर था, वह और अधिक संतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, गेहूं अपने डुक्यूई के साथ उछल पड़ा और समूह के शीर्ष पर विशाल पक्षी के पास पहुंचा और गायब हो गया। इनमें से कुछ विशाल पक्षी लोगों को अपनी पीठ पर उठाए हुए थे और गेहूं अकेले नहीं थे जो जियामा साम्राज्य के लिए शिक्षकों की भर्ती करने आए थे। यह उड़ने वाला कारवां विभिन्न शहरों से लोगों को ले जाने के लिए जिम्मेदार था। कुछ ही देर में गेहूं फिर से प्रकट हुआ, एक और जादुई उड़ने वाले जानवर पर कूदते हुए बोला, सब लोग उठो, हम जा रहे हैं। सबसे पहले बड़े छात्रों का एक समूह आया जो विशाल पक्षी पर कूद गया। सबसे आखिर में नए छात्र आए, जिनमें से प्रत्येक ने घबराहट के साथ छलांग लगाए। जब वे सभी ऊपर चढ़ गए तो जादुई उड़ने वाले जानवर ने अपने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। वॉल्यूम 1 का अंतःवुड टेंसिटी मिनी आर्क। अध्याय 12। मैं बहुत जल्दी मर रहा हूँ, है न? अपने कमरे की खिड़की पर बैठे जियाओ मिंग ने गुजरते हुए पतले बादलों को देखा और उसका दिल धड़क उठा। उड़ना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में इंसान सिर्फ सपने ही देख सकता था। पिछली दुनिया में लोग आसमान में उड़ने के लिए सिर्फ हवाई जहाज जैसे उपकरण उधार ले सकते थे, जबकि डुक्यूई महाद्वीप में जब तक उनकी ताकत डुकिंग दायरे तक पहुंचती, वे आज़ादी से आसमान में उड़ सकते थे। एक डुकिंग। हालांकि कई लोगों के लिए डुकिंग एक ऐसा दायरा था जहां वे जीवन भर भी नहीं पहुंच सकते थे। जियाओ मिंग का मानना था कि वह वहां पहुंच सकता है और यह उसकी यात्रा का अंत भी नहीं होगा। जियानान अकादमी शुरुआती बिंदु होगी।
अपने विचारों से बाहर आने के बाद जियाओ मिंग ने अपना दिमाग साफ किया और अपने सिंगल बेड पर वापस बैठ गया और मन ही मन कहा, लाइफ सिमुलेशन शुरू करो। समय की गिनती करते हुए ये फिर से जीवन का अनुकरण करने का समय था और जियाओ मिंग जीवन का अनुकरण करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। जैसा कि अपेक्षित था, सिम्युलेटर की अनोखी आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, सिमुलेशन की वर्तमान संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, आप सुबह जल्दी उठे और थोड़ी देर के लिए अपने युद्ध कौशल का अभ्यास किया, जिसके बाद आप वुटेन सिटी स्क्वायर में एकत्र हुए और जियानान अकादमी के उड़ने वाले कारवां में सवार हो गए। दिन 2, आप सुबह जल्दी उठे और प्रशिक्षण के लिए अपने कमरे में लौटने से पहले उड़ने वाले जादुई जानवर में नहाए। दिन 3, आप अपने प्रशिक्षण से उठते हैं और नाश्ते के बाद आप जियाओ शान से मिलते हैं। आप दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं और आपके शिक्षक जीहू जियानान अकादमी में करने के लिए कई चीज़ें बताते हैं। दिन 4, आप देखते हैं कि उड़ने वाला कारवां रुक गया है और पता चलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपूर्ति को फिर से भर रहे हैं। दिन 5, आप एक जादुई उड़ने वाले जानवर पर जियामा साम्राज्य छोड़ते हैं। दिन 16, कई दिनों के संचय के बाद आप 4 सितारा डू प्रैक्टिशनर बनने में सफल होते हैं। दिन 17, आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को पार करके जियानान अकादमी पहुंचे और उस दिन आपको कपड़े और आपूर्तियां साथ ही आवास भी मिला। दिन 18, आप उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दिन 19, आपने आधे दिन की कक्षाओं में भाग लिया और शाम तक अभ्यास किया। दिन 60, आप फिर से क्यूई गोलियां खरीदने के लिए कीमिया विभाग गए और कई कीमियागरों को देखा। कीमियागरों के समृद्ध वित्तीय संसाधनों और उनके संबंधों के बारे में सोचते हुए आप ईर्ष्या से भर गए और एक कीमियागर के रूप में अपनी प्रतिभा की कमी पर आह भरी। दिन 61, आप पूरे दिन साधना करते हैं और 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। दिन 62, अपनी कक्षा के बाद आप डू तकनीक फायर पाम जुबान क्लास का अभ्यास करने के लिए चौक की ओर जाते हैं। दिन 90, आपने किसी का सामना किया और उसे आसानी से हरा दिया। दिन 92, कल के आदमी ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनमें से कई को अपने साथ लाया, आप पर हमला करने का अवसर लेने की कोशिश की और फिर से हार गया। दिन 100, आप जियानान अकादमी के छात्र व्यापार क्षेत्र में गए और 5वीं रैंक के जादुई जानवर फायर फ्लावर स्कॉर्पियन बीस्ट को आधे मिलियन सोने के सिक्कों में खरीदा। दिन 220, आप एक डू तकनीक प्राप्त करते हैं। दिन 338, पूरे दिन के प्रशिक्षण के बाद आप डू मास्टर के पास पहुंचते हैं। दिन 339, आपने अपनी डू तकनीक को पूर्ण कर लिया है। दिन 380, आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी सामान्य जोखिम मुक्त साधना आपको संतुष्ट नहीं करती है। आप जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई में दाखिला लेते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। क्योंकि आपकी उम्र के लिए कोई उपयुक्त वस्त्र नहीं है और कर्मचारियों द्वारा आपके शरीर के डेटा को मापने के बाद आपको अगले दिन इसे लेने के लिए कहा जाता है। दिन 381, आपको आपके लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन इकाई के वस्त्र प्राप्त होते हैं। दिन 460, जियानान शहर के बाहरी इलाके में आपने और आपके साथियों ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के कुछ गुंडों को मार गिराया, जिन्हें नहीं पता था कि आसमान कितना ऊंचा है। आपने ये गश्त पूरी की और रात में 3 सितारा डू मास्टर के पास पहुंचे। दिन 503, आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण कानून प्रवर्तन इकाई टीम के नेता द्वारा आपकी बहुत सराहना की जाती है। आपको उच्च स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक फ्लेम एक्सप्लोजन शॉकिंग स्पीयर से पुरस्कृत किया जाता है। दिन 504, आपने गश्त के दौरान एक परेशान करने वाले डू मास्टर को मार डाला है। दिन 712, छुट्टी मनाने की आपकी बारी है। आप हड्डी बनाने की दवा की 5 शीशियां खरीदते हैं और प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जाने के लिए जियानान अकादमी को अकेला छोड़ देते हैं। दिन 714, ग्रीनयान टाउन में आपने कई उच्च श्रेणी के डू मास्टर्स को मार डाला जो आपके भाग्य को चाहते थे। उनके छिपकर किए गए हमले के कारण आप थोड़े घायल हो गए। आपको अपने घावों को ठीक करने के लिए एक सराय मिली। दिन 715, अपने घावों से उबरने के बाद आपने अगली टेबल पर बैठे लोगों को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के बारे में बात करते हुए सुना और यह जानकर बहुत खुश हुए कि ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का सही स्थान ग्रीनयान टाउन के पूर्वी शिखर पर सबसे बड़े पानी के तालाब के केंद्र में गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर था। दिन 716, आप अपने घावों से उबरते हैं और गुफा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आप चट्टान की गुफा में प्रवेश करते हैं, आप पर हमला होता है। सौभाग्य से ट्विन स्पिरिट्स के उदय पर भरोसा करते हुए आप गंभीर रूप से घायल नहीं होते हैं। आप ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि आपके आसपास पहले से ही कई लाशें हैं। आपको एहसास होता है कि आप पर हमला करने वाले 2 लोग घात लगाने वाले थे। गुस्से में आप तीसरी श्रेणी की ब्लड ब्लास्ट गोली निगल लेते हैं। आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और आप अंततः स्पिरिट का उपयोग करके 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर दायरे में 2 दुश्मनों को मार देते हैं। लाशों को लूटने के बाद आप रातों रात अमीर बन जाते हैं और उनसे आपको वास्तव में ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर मिलता है। दिन 717,
आप स्पिरिट को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करने देते हैं और स्पिरिट की आत्मा शक्ति अधिक प्रचुर हो जाती है और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के संक्षारक गुणों को ग्रहण कर लेती है। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को निगलने के बाद स्पिरिट अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा आपको लौटा देती है और आप 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाते हैं। दिन 831 इन अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट खुलता है और आप इसमें प्रवेश करते हैं। दिन 838 आप अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं और पहला स्थान प्राप्त करते हैं। दिन 842 आपको और 4 अन्य लोगों को सुकियान द्वारा जिया नान अकादमी के पुस्तक संग्रह हॉल में ले जाया जाता है। हॉल में आप क्लास जुबान फ्लाइंग क्लाउड विंग की इंटरमीडिएट फ्लाइंग डू तकनीक प्राप्त करते हैं। दिन 1078 आप खेती करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करते हैं और 9 स्टार डू ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी खेती धीमी पड़ने लगी है और आप खेती करने के लिए गोलियां लेने पर विचार करना शुरू करते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा बचत नहीं है, इसलिए आप औषधीय जड़ी बूटियां लेने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। दिन 1090 आप गहरे जंगल में बैंगनी सोने की रेत इकट्ठा कर रहे थे जब आपका सामना 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर 4 पूंछ वाले दानव लोमड़ी से हुआ और आप अपने उड़ने वाले बादल पंखों की बदौलत भागने में सफल रहे। दिन 1091 आप बैंगनी सोने की रेत के बिना रहना नहीं चाहते हैं और उन्हें पाने के लिए चुपके से बाहर निकलते हैं। दिन 1111 आपके पास फिर से पैसे की कमी है और आप फिर से जंगल में प्रवेश करते हैं। दिन 1121 औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करते समय आप 4थी श्रेणी के उड़ने वाले जादुई जानवरों के झुंड में भाग जाते हैं। क्योंकि आपके पास उड़ने वाले बादल के पंख हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने पीछा करने के रास्ते पर आप गलती से 6ठी श्रेणी के जादुई जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और मर जाते हैं। सिमुलेशन का अंत प्रतिभा तत्व का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध ग्रीन रॉक का मिस्टिक वाटर फ्लाइंग डू तकनीक इंटरमीडिएट फ्लाइंग क्लास जुबान फ्लाइंग क्लाउड विंग्स अल्केमिस्ट टैलेंट। कृपया एक का चयन करें। मैं 4 साल से अधिक जीवित नहीं रहा, यह एक और अकाल मृत्यु है। मैं स्पष्ट रूप से एक स्थिर व्यक्ति हूं और मैं पहले भी विलाप करता रहा हूं कि उड़ना एक इंसान का सपना है, इसलिए ये काफ़ी संयोग है कि मेरे पास फ्लाइंग डू तकनीक है। जियोमिंग ने सिमुलेशन के अंतिम परिणाम को देखा और फिर निष्कर्षण विकल्पों को देखा और खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। उसके पिछले जीवन के लगभग सभी सिमुलेशन असमय मृत्यु में समाप्त हो गए थे। केवल कुछ वर्षों तक जीवित रहने से जियाओमिंग अवाक रह गया, लेकिन इससे वह निराश नहीं हुआ। अब उसे जीवन सिम्युलेटर के अंदर मृत्यु की आदत हो गई है। आखिरकार साधना ऐसी ही होती है, उसका कोई रक्षक नहीं होता और बाहर अकेले संघर्ष करने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी एक सामान्य बात है। कभी कभी जब वह सिम्युलेटर में खुद को लोगों को मारने और खतरे को सफलता में बदलने में सक्षम देखता था तो उसे लगता था कि वह बहुत अच्छा है। हालांकि इस बार 3 विकल्प काफ़ी अच्छे हैं। जियाओमिंग ने चुपचाप अपनी ठुड्डी को सोचा, तीनों विकल्पों का अच्छा होना आम बात नहीं है। कम से कम उड़ान की डू तकनीक ने उसे सिम्युलेटर में कई मौकों पर बचाया। हालांकि सिम्युलेटर ने बहुत अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर स्वर्गीय ज्वाला के समान स्वर्ग और पृथ्वी का एक आश्चर्य होना चाहिए। हालांकि यह स्वर्गीय ज्वाला जितना कीमती नहीं होना चाहिए, फिर भी यह सिम्युलेटर में डू ग्रैंड मास्टर होने के नाते 2 सितारों को तोड़ सकता है। इसे वर्तमान में मुझे दे दो। मुझे डर है कि यह मुझे कई सितारों को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा भी बढ़ सकती है, जो एक वास्तविक चमत्कार है। पिछले वाले के लिए जियाओमिंग की आंखों में उत्साह की एक चमकदार रोशनी चमक उठी। कीमियागर की प्रतिभा, ये पहली बार था जब उसने प्रतिभा प्रकार की कोई वस्तु जीती थी। ईमानदारी से कहूं तो तीनों वस्तुएं उपयोगी थीं, लेकिन जियाओमिंग ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चुनाव किया। कीमियागर प्रतिभा चुने। ये सही है, ये कीमियागर प्रतिभा थी। केवल एक मूर्ख ही इसे नहीं चुनेगा। इस स्थिति के साथ पैसा कमाना इतना कठिन नहीं था। कौन जानता था कि पैसे कमाने के लिए वह सिम्युलेटर में कितनी बार मर चुका था। चयन के बाद जियाओमिंग के सामने अचानक एक हरी रोशनी दिखाई दी और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया करता, वह जल्दी से अपने शरीर के अंदर भाग गया। मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। अपने पूरे शरीर को छूने के बाद जियाओमिंग को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई और न ही कोई तेज दर्द जैसा कि उसने कल्पना की थी। थोड़ी देर तक इंतजार करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जियाओमिंग को केवल इस बात का अफसोस हो सकता था कि प्रतिभाओं का यह मिश्रण उतना रोमांचक नहीं था जितना उसने सोचा था। अध्याय 13 अकादमी में पहुंचना। जियानान अकादमी की यात्रा उतनी ही उबाऊ थी जितनी सिम्युलेटर ने दिखाई थी। जियोमिंग, जिसने कीमियागर की प्रतिभा प्राप्त की थी, उसने भी कुछ अजीब नहीं किया बल्कि सामान्य रूप से साधना की। रास्ते में ट्यूटर ने नए छात्रों का परिचय भी दिया। जियानान अकादमी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के केंद्र में स्थित थी। ये जगह छिपे हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन से भरी हुई थी। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था और बहुत से लोगों की तलाश थी। साथ ही साथ अज्ञात मूल के पैसे और खजाने पूरे स्थान पर घूमते थे।
ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कई हताश लोग हैं जो पैसे और खजाने के लिए हत्या करते हैं। ट्यूटर जीहू ने छात्रों को चेतावनी भी दी कि अगर उन्हें भविष्य में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जाने का मन करे तो उन्हें 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, अपने पैसे और खजाने को छुपाएं और प्रकट न करने की कोशिश करें। दूसरी, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में किसी को भी कम न आंकें, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को। इसका सिर्फ एक कारण था, वे इस जगह पर जीवित रहने में कामयाब रहे। जियानान अकादमी ने हत्या की इस भूमि के बीच में स्लेट को साफ कर दिया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में व्यवस्था बनी हुई है। अकादमी में लगातार कानून प्रवर्तन इकाई के सदस्यों द्वारा गश्त की जाती थी, जिसमें प्रशिक्षक और छात्र दोनों शामिल थे, ताकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के लोगों को मार डाला जा सके जिनके अकादमी के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, और छात्रों को दुनिया के खतरों के बारे में अधिक दिखाया जा सके। जियो मिंग को भी जीहू के स्पष्टीकरण के माध्यम से ब्लैक कॉर्नर डोमेन की स्पष्ट समझ थी। दिन ब दिन समय बीतता गया और 2 जीवन सिमुलेशन के माध्यम से जियोमिंग ने 4वीं कक्षा की क्यूई इकट्ठा करने वाली अमृत की एक बोतल और 5वीं कक्षा की अग्नि जादूकोर जड़ा खजाना तलवार प्राप्त की, जिसे एक महान फसल माना जाता था। क्या ये जियानान शहर है? जब भोर हुई तो पृथ्वी के अंत से प्रकाश की एक सुबह की किरण निकली, जिसने दुनिया के सभी अंधेरे को बाहर निकाल दिया। शहर का सिलहूट धीरे धीरे धुंध में दिखाई दिया, जिसने आश्चर्यजनक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर किया। हालांकि यह आसमान में ऊंचा था, लेकिन ये पूरे शहर को घेर नहीं सकता था, इसलिए मैं देख सकता था कि यह वास्तव में कितना विशाल था। उठो और अपना बैग पैक करो, हम यहाँ हैं। सभी छात्र अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनती नहीं थे और उनमें से सभी इतनी जल्दी नहीं उठे। जब उड़ने वाले राक्षस बाद में शहर के लैंडिंग सेंटर पर रुके तो सभी को जल्दबाजी में होने से रोकने के लिए ट्यूटर जीहू केवल मामले को अपने हाथों में ले सकते थे और सभी को पहले तैयार होने के लिए कह सकते थे। आसपास से आ रही आवाज़ों को सुनकर जियाओ मिंग के पास तैयार होने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी सारी चीज़ें उसके स्टोरेज रिंग में थीं, इसलिए उसने अपने कमरे से बाहर निकलने और बाहर गलियारे से जियानान शहर को देखने का बीड़ा उठाया। उस पल उसके पैरों के नीचे उड़ने वाले जादुई जानवर ने एक धीमी दहाड़ लगाई और अपने पंखों से कंपन किया, क्योंकि वह विशाल शहर पर झपट्टा मार रहा था। जियानान सिटी लैंडिंग सेंटर। जियाओ मिंग ने उड़ते हुए जादुई जानवर को देखकर अपना सिर उठाया, जो एक बार फिर हवा में उड़ गया, हल्की सांस छोड़ी, घूमा और उनमें से अधिकांश का खुले स्थान से बाहर पीछा किया। लैंडिंग सेंटर से बाहर निकलते ही उसके सामने हरे पत्थरों से पक्की एक विशाल सड़क दिखाई दी और सड़क पर लोगों की बढ़ती भीड़ ने जियाओ मिंग को चुपके से आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का माहौल वुटेन सिटी में देखना असंभव था और उसने अपने पिछले जीवन में इस तरह का दृश्य केवल तब देखा था जब वह अभी भी पृथ्वी पर था। यह महाद्वीप की सबसे पुरानी अकादमी का जन्मस्थान होने के योग्य था और यह नाम ही अनगिनत लोगों को इस स्थान पर आकर्षित करेगा। छात्रों और शिक्षकों को जियानान अकादमी के स्थल पर पहुंचने से पहले शहर से होकर जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक ऊंचा, गंभीर द्वार था। द्वार के सामने की सीढ़ियां और उससे निकलने वाला विशाल चौकोर स्टील से ढका हुआ है। गेट के मुख्य भाग के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री सभी बेहतरीन जैद है, विशेष रूप से पट्टिका पर लिखे 4 शब्द जियानान अकादमी, जो सोने से चमकते हैं और बहुत पैसे के लायक हैं। जियानान अकादमी द्वारा अकादमी के प्रवेश द्वार से लेकर अकादमी तक दिखाई गई संपत्ति ने नए छात्रों को चकित कर दिया और यहां तक कि जियाओ मिंग को भी लगा कि जियानान अकादमी वास्तव में समृद्ध है। अकादमी में प्रवेश करने के बाद भर्ती में मदद करने के लिए गए पुराने छात्र कार्य पूरा करने के लिए योगदान अंक प्राप्त करने के बाद चले गए। सभी नए छात्र अपने अपने ट्यूटर्स के साथ प्लाजा में गए, जहां उन्हें उनके ट्यूटर्स द्वारा दिए गए मूल्यांकन स्तरों के अनुसार अनुवर्ती कार्य सौंपा गया और फिर ट्यूटर्स ने छात्रों के निवास स्थान आवंटित किए। आमतौर पर छात्र को भर्ती करने वाला प्रशिक्षक ही छात्र के लिए जिम्मेदार होता था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियाओ मिंग को ट्यूटर जीहू को सौंपा गया था। दूसरों के तितर बितर होने का इंतजार करते हुए जीहू जियाओ मिंग के पास गया। चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ मिंग को देखते हुए उसने कहा, जियाओ मिंग, मूल रूप से आपकी ऐस प्रतिभा के साथ हमारे बाहरी प्रांगण के सभी ट्यूटर्स आपके निपटान में हो सकते थे। आपको मुझे सौंपे जाने से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही जुबान रैंक का ट्यूटर हूँ, जुबान रैंक को ट्यूशन देता हूँ। मैं आपके लिए और अधिक संसाधन ला सकता हूँ। जियाओ मिंग की खुद की कोई राय नहीं थी। वैसे भी उसे भर्ती करने का जिम्मा गेहू का था और गेहू ने पिछले कुछ दिनों में उसका बहुत ख्याल रखा था। उसकी कक्षा में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा, है न? जब गेहू ने जियाओ मिंग को सिर हिलाते हुए देखा तो उसने खुशी से कहा, अच्छा, पहले अपना सामान पैक करो। अरे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है। तुम बाहर जाकर कुछ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हो, फिर छात्रावास में जाकर सामान पैक करो और आज आराम करो, कल उद्घाटन समारोह है। वैसे अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास भी आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा।
जियाओ मिंग के पास वास्तव में एक सवाल था जो वह उससे पूछना चाहता था, इसलिए उसने गेहू को रोक दिया, जो जाना चाहता था। शिक्षक गेहू, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं कीमिया विभाग में कैसे शामिल हो सकता हूं। गोहू ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम अभी भी दवा को परिष्कृत कर सकते हो? जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं बस अंदर आकर सीखने के लिए कह रहा हूं। क्या आप कीमियागर बनना चाहते हैं? क्या आप कीमियागर की शर्तों को समझते हैं? सबसे पहले आपको अपनी खुद की विशेषता आग होने की आवश्यकता है। दूसरे, आपके पास लकड़ी की ऊर्जा का एक अंश होना चाहिए। और अंत में, आपको एक मजबूत आत्मा की धारणा की आवश्यकता है। आप एक अग्नि गुण शरीर हैं, मुझे पता है, लेकिन ये लकड़ी की ऊर्जा का निशान। जीहू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह रुक गया। जियाओ मिंग समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अगर उसके पास लकड़ी की क्यूई का वह अंश नहीं होता तो वह कीमियागर नहीं बन पाता। जियाओ मिंग भी जीहू की बातों पर नाराज नहीं हुआ, पहले उसके पास यह नहीं था और अब उसके पास निश्चित रूप से है। इसलिए उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैंने बहुत पहले ही अपनी विशेषताओं को साबित कर दिया है। जियाओ मिंग के आत्मविश्वास को देखकर जीहू ने उसका विरोध नहीं किया। अगर जियाओ मिंग कोशिश करना चाहता है तो आगे बढ़ो, वह कोशिश करके हारेगा नहीं। और हर साल ऐसे कई लोग होते थे जो कीमिया विभाग में सफलतापूर्वक दाखिला लेने जाते थे। पिछले 10 दिनों के अपने अवलोकन के आधार पर उसने ये भी पाया कि जियाओ मिंग भी बकवास करने वाला व्यक्ति नहीं था। अकादमी का कीमिया विभाग और कानून प्रवर्तन इकाई एक ही हैं और हमारे शिक्षण वर्गों के साथ कोई संघर्ष नहीं है। यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो आप कल के उद्घाटन समारोह के बाद सीधे आवेदन कर सकते हैं और जब तक आप आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तब तक आपको भर्ती किया जाएगा। कीमिया विभाग में शामिल होने के बाद विशेष प्रशिक्षक भी होंगे जो गोली शोधन कौशल सिखाने के प्रभारी होंगे और छात्रों को अनुभव प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से औषधीय सामग्री भी प्रदान की जाएगी। हालांकि कीमिया विभाग में पहली बार छात्रों को दिए गए रैंक लागू नहीं होते हैं, आपकी एस रैंक लागू नहीं होती है और यदि आप वहां अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। सुनने और समझने के बाद जियो मिंग मुस्कुराया और जीहू से कहा, समझ गया, भ्रम को दूर करने के लिए शिक्षक को धन्यवाद। अध्याय 14, एल द हुओ का शिष्य बनना। अगले दिन उद्घाटन समारोह के बाद जियाओ मिंग उस इमारत में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था जहां कीमिया विभाग स्थित था। कीमिया विभाग में जियाओ मिंग एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से मिला जो एक शिक्षक की तरह दिखता था और उसने गोली शोधन विभाग में शामिल होने का इरादा व्यक्त किया। शिक्षक ने सबसे पहले जियाओ मिंग से पूछा कि क्या उसके पास गोली शोधक के रूप में कोई प्रतिभा है और क्या उसने पहले कीमिया का अध्ययन किया है। जियाओ मिंग ने वही दोहराया जो उसने कल जीहू से कहा था। मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक ने भौहें सिकुड़ी और जियाओ मिंग की ओर देखा। शिक्षक जीहू सही थे, हर साल बहुत से लोग आवेदन करने के लिए गोली शोधन विभाग में जाते थे और हालांकि बहुत से लोग सफल होते थे, लेकिन बहुत से लोग असफल भी होते थे और कुछ तो कीमियागर बनने की आवश्यकताओं को जाने बिना ही चले जाते थे। इसलिए शिक्षक जियाओ मिंग का संस्करण सुनना नहीं चाहता था। अपना हाथ हिलाते हुए उसने अपने बगल के छात्र से एक परीक्षण क्रिस्टल लाने के लिए कहा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जियाओ मिंग ने क्रिस्टल बॉल को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हाथ रख दिया। थोड़ी सी खामोशी के बाद क्रिस्टल बॉल भयंकर लाल हो गई और एक पल के बाद ये वास्तव में आग के गोले की तरह गर्म और चमकदार हो गई। उग्र लाल के बीच चमकीले हरे रंग का एक संकेत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। बुरा नहीं है, आपके पास वास्तव में एक कीमियागर की प्रतिभा है, आप अब से हमारे कीमिया विभाग के छात्र होंगे। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के बाद इस शिक्षक ने तुरंत जियाओ मिंग को कीमिया विभाग के सामान्य ज्ञान पर एक व्याख्यान दिया। एक तरफ हमारे कीमिया विभाग में प्रशिक्षकों द्वारा नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाएंगे जो चौथी कक्षा के कीमियागर या उससे ऊपर हैं। व्याख्यान जनता के लिए खुले हैं और कोई भी आकर उन्हें सुन सकता है और व्याख्यान के बाद शिक्षक से सवाल पूछ सकता है। बेशक, अगर किसी छात्र में कीमियागर के रूप में असाधारण प्रतिभा है और उसे शिक्षक द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर शिक्षक अपने छात्र को अपना समय देने के लिए तैयार है तो बेशक यह एक अलग कहानी है। दूसरे, हमारे कीमिया विभाग में मूल प्रवेश में रैंक लागू नहीं होती है। मुझे पता है कि आप इस वर्ष रैंक एस के नए प्रवेश छात्र हैं, लेकिन ये यहाँ बेकार है, आपको कीमिया में अपनी ताकत से संसाधन अर्जित करने होंगे। तीसरा, प्रशिक्षु कीमियागर के रूप में प्रारंभिक चरण में अकादमी व्यंजनों और औषधीय जड़ी बूटियां भी प्रदान करेगी, लेकिन यह एक निश्चित राशि है और राशि बहुत अधिक नहीं होगी। यदि कोई कीमियागर वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है तो लगातार अभ्यास आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि जितनी जल्दी हो सके शुरू करने के लिए अपनी खुद की औषधीय जड़ी बूटियां खरीदें। एक बार जब आप कीमियागर के साथ शुरू कर देते हैं तो हर बार जब आप एक कीमियागर के रूप में एक स्तर आगे बढ़ते हैं तो आपको 3 गोली व्यंजनों से पुरस्कृत किया जाएगा जिनमें से आप चुन सकते हैं।
यदि आप अधिक गोली व्यंजनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उन्हें योगदान बिंदुओं के लिए एक्सचेंज करना होगा, जिसे अकादमी को गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए बुनाया जा सकता है। याद रखें कि अकादमी में प्राप्त अद्वितीय व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। बेशक, कीमियागर नियमों के अनुसार अकादमी को गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए औषधीय सामग्री अकादमी द्वारा प्रदान की जाएगी, लेकिन गोलियों की सफलता दर की गारंटी होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्तर में प्रवेश करने के बाद पहले की तरह विभिन्न स्तरों के कीमियागर हर महीने अभ्यास करने के लिए एक निश्चित मात्रा में औषधीय सामग्री के लिए अकादमी में आवेदन कर सकते हैं। सफलता या असफलता की परवाह किए बिना अगर गोलियां सफल होती हैं तो वे अकादमी में जाती हैं, अगर वे विफल होती हैं तो औषधीय सामग्री को अकादमी की लागत के रूप में गिना जाता है। हालांकि आप अभी भी एक नौसिखिया हैं, इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए बस पहले कड़ी मेहनत से अध्ययन करें। मेरी सलाह याद रखें, एक कीमियागर के रूप में विकसित होने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपको पहले अभ्यास करने के लिए अधिक जड़ी बूटियां खरीदनी चाहिए और पहले स्तर में प्रवेश करने के बाद आप अकादमी को गोलियों को परिष्कृत करने में मदद कर सकते हैं ताकि बाद में अधिक संसाधन प्राप्त हो सकें। जियाओ मिंग ने धन्यवाद में अपना सिर हिलाया। उसके गुरु की सलाह बहुत मददगार थी। मूल जियाओ यान की परिष्कृत गोलियों को इतनी आसानी से मत देखो। उसकी प्रतिभा के कारण को छोड़कर यह अधिक इसलिए था क्योंकि उसके पास एक कीमिया आदरणीय था जो उसे बारीकी से सिखाने के लिए डुक्यूई महाद्वीप में नंबर 1 कीमियागर के रूप में जाना जाता था। फिर भी जियाओ यान ने भी बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री का सेवन किया। जियाओ मिंग के पास जियाओ यान के समान उपचार नहीं था और वह जियामा अकादमी का लाभ नहीं उठाएगा, इसलिए उन्हें भुगतान करना निश्चित रूप से एक दायित्व था। इस समय जियाओ मिंग को पहले से ही लग रहा था कि लंबे समय तक उसकी जेबें बहुत कम हो जाएंगी। ओह, अच्छा हुआ कि मैं अब वास्तव में गरीब नहीं हूँ, अन्यथा यह थोड़ा मुश्किल होता। जियाओ परिवार मुझे गोलियां परिष्कृत करने के लिए पैसे नहीं दे सकता। अगर उसके पास कीमियागर की प्रतिभा है और उसने जियाओ परिवार को बताया है तो वे निश्चित रूप से इसे प्रदान करने में प्रसन्न होंगे। लेकिन जब कोई जियाओ परिवार के आकार के बारे में सोचता है तो उसे डर लगता है कि उन्हें दिवालिया होना पड़ेगा। जब मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक ने देखा कि जियाओ मिंग में कीमियागर की प्रतिभा है और वह एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने पिछले 2 दिनों में जियामा अकादमी में अपना नाम बनाया है, तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और रुक गया। जब जियाओ मिंग कीमिया विभाग के कक्षा कार्यक्रम के बारे में जानने के बाद जाने वाला था तो मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक ने आखिरकार बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटे साथी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है जिससे तुम संसाधनों को बचा सकोगे और तुम्हें सिखाने वाला कोई होगा। क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? क्या ऐसी कोई अच्छी चीज़ है? जियाओ मिंग ने आश्चर्य से रुककर कहा। हम हाल ही में कीमिया विभाग के बुजुर्ग शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा के साथ आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको पेश कर सकता हूँ। तो ये बात थी, विचार करने की कोई बात नहीं थी। जियाओ मिंग ने तुरंत सहमति दे दी। ये देखकर कि जियाओ मिंग सहमत हो गया, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जियाओ मिंग के पास अच्छी साधना प्रतिभा थी और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की उच्च संभावना थी। यह उसके लिए भी फायदेमंद होगा। उस स्थिति में थोड़ी देर यहाँ मेरा इंतजार करो। ... हम, क्या तुम वही प्रतिभाशाली जियाओ मिंग हो जिसके बारे में पिछले 2 दिनों से बाहरी प्रांगण में बेतहाशा अफवाहें चल रही हैं? एल्डर हो ने जियाओ मिंग की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर चुपचाप इंतजार कर रहा था, और दिलचस्पी से पूछा। ये तथ्य कि अकादमी ने पिछले 2 दिनों में एक 6 वर्षीय डू प्रैक्टिशनर की भर्ती की थी, अकादमी के शीर्ष अधिकारियों के बीच पहले से ही ज्ञात था। 6 साल का 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर इतना दुर्लभ था कि उसने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि हुगान की पोती, जिसे एक राक्षस के रूप में जाना जाता था, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने ये भी सुना था कि कुछ बुजुर्ग इस युवा डू साधक को शिष्य बनाने पर विचार कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जियाओ मिंग अपनी असाधारण साधना प्रतिभा के अलावा वास्तव में एक कीमियागर की प्रतिभा भी रखेगा। चूंकि ऐसा है तो मैं इसे अपना शिष्य बना लूंगा, इससे पहले कि दूसरे लोग उसे खोजने आएं। एल्डर हो ने मन ही मन बहुत खुशी से सोचा। एल्डर हो के सवाल पर जियाओ मिंग ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और जवाब दिया, हाँ। जियाओ मिंग जानता था कि वह जल्द या बाद में सनसनी मचा देगा, लेकिन अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कीमिया विभाग के बुजुर्ग भी उसके बारे में जानेंगे, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकता था कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। एल्डर हो ने जियाओ मिंग को जितना करीब से देखा, वह उतना ही संतुष्ट हुआ। वह युवा था और यद्यपि वह एक प्रतिभाशाली था, उसके चेहरे पर कोई लाड़ प्यार वाला भाव नहीं था। वह बहुत अच्छा था। मैं कीमिया विभाग का प्रभारी 5वीं श्रेणी का कीमियागर हूँ। एल्डर हो, क्या आप मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हैं? हाँ, जियाओ मिंग गुरु को अपना सम्मान देता है। एल्डर हो के शब्द बिल्कुल वही थे जो जियाओ मिंग चाहता था। मना करने का कोई कारण नहीं था और उसने तुरंत अपना सम्मान दिया। हा, बुरा नहीं है, उठो। एल्डर हो ने खुशी खुशी जियाओ मिंग को उठने में मदद की।
उसके बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक ने देखा कि चीजें ठीक चल रही थीं। उसने कहा, बधाई हो एल्डर हुओ, आपको एक अच्छा शिष्य पाकर खुशी होगी। एल्डर हुओ ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया, फिर अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उसे जियाओ मिंग को देते हुए कहा, शिष्य, इस अंगूठी में एक उपहार है जिसे मैंने तैयार किया है। इसके अंदर आपकी भविष्य की साधना के लिए संसाधन हैं, साथ ही कुछ सोने के सिक्के, क्यूई विधियां और डू तकनीकें, किताबें, गोली बनाने की विधियां और गोलियां हैं। इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधे मुझसे पूछें। धन्यवाद गुरु। जियाओ मिंग ने थोड़ा शर्मिंदा होकर स्टोरेज रिंग ले ली। एल्डर हो ने बहुत सारे उपहार दिए थे जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दिनों जियाओ मिंग की प्रसिद्धि बहुत थी और कुछ बुनियादी जानकारी उच्च वर्गों में फैल गई थी, और एल्डर हुओ को पता था कि वह जियामा साम्राज्य में एक छोटे से परिवार से आया था और शायद उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और साधना तकनीक भी बहुत अच्छी नहीं थी। ये केवल जियाओ मिंग के साथ ही नहीं है, जियामा अकादमी में अध्ययन करने आने वाले कई लोग ऐसे ही हैं। हुओ के एल्डर एक अमीर और उदार 5वीं श्रेणी के कीमियागर हैं, इसलिए उन्होंने इसे अपने शिष्य के लिए तैयार किया। अध्याय 15, पहली बार परिष्कृत गोलियां। अकादमी द्वारा उसके लिए तैयार किए गए व्यक्तिगत छात्रावास में लौटते हुए जियाओ मिंग ने एल्डर हो द्वारा दी गई स्टोरेज रिंग निकाली और उसे अपने हाथ में रखा, इससे पहले कि उसकी आत्मा की शक्ति उसकी भौहों से निकलकर रिंग में चली जाए। ये रिंग वैसी ही थी जैसी उसे पहले मिली थी, लगभग 5 घन मीटर जगह वाली एक निम्न श्रेणी की स्टोरेज रिंग। अंदर कुछ साफ सुथरी किताबें, सोने के सिक्कों का ढेर और एक तिपाई के आकार की वस्तु थी। अभी के लिए बाकी किताबों को अनदेखा करते हुए एक विचार के साथ उसने अंदर की सभी किताबें निकाली और एक एक करके उनकी जांच की। ये किताबें निम्न स्तर की क्यूई विधि हुआन क्लास, फायरी फ्लेम ड्यूएल, उच्च स्तर की डू तकनीक जुबान क्लास, रेड फ्लेम स्वॉर्ड, उच्च स्तर की डू तकनीक जुबान क्लास, रेड फ्लेम पाम और उच्च स्तर की डू तकनीक जुबान क्लास, रेंगती हुई छाया का पीछा करती हुई हवा थीं। जियाओ मिंग ने इन उच्च स्तर की तकनीकों को देखते हुए अंदर से आह भरी। मास्टर 5वीं श्रेणी के कीमियागर होने के योग्य हैं, उनके पीछे जियानान अकादमी है, उनकी संपत्ति वास्तव में बहुत बढ़िया है, निचले दर्जे के डू तकनीक सभी उच्च स्तर के जुबान हैं। कुछ मोटी किताबें हैं, देखते हैं कौन सी अच्छी है। औषधीय पदार्थों के गुणों का विश्वकोश, गोली शोधन का परिचय, गोली प्रशंसा का मैनुअल, औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान का मैनुअल, गोली शोधन के 5 साल और आग पर नियंत्रण के 3 साल और कीमियागरों के लिए आत्मखेती। बड़े हुए वास्तव में एक अच्छे मास्टर थे। इन पुस्तकों को देखकर जियाओ मिंग को अपने पिछले जीवन में हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के दौरान अपने अध्ययन के जीवन की स्पष्ट याद आई। यह एक कठिन समय था जहां वह विजयी हुआ, हालांकि बाल रहित। एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद जियाओ मिंग ने सब कुछ वापस ले लिया, केवल एक किताब को ध्यान से अध्ययन करने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन आरंभिक कक्षा के बाद, जैसा कि एल्डर हो ने कल विदा लेते समय निर्देश दिया था, जियाओ मिंग अकेले ही कीमिया विभाग में उसे खोजने के लिए आया। कीमिया विभाग के एक अध्ययन कक्ष में जियाओ मिंग एल्डर हो से मिला। जब उसने एल्डर हो को देखा तो जियाओ मिंग ने सम्मानपूर्वक कहा, जियाओ मिंग गुरु को नमस्कार करता है। मेरा अच्छा शिष्य यहाँ है, आओ पहले बैठो। जैसा कि मैंने कल कहा था, जब तुम आओगे तो तुम गोली शोधन से परिचित होना शुरू कर दोगे, इसलिए आज हम गोली शोधन की कला सीखना शुरू करेंगे। जब एल्डर हो ने जियाओ मिंग को आते देखा तो उसने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। जियाओ मिंग के रवैये से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने पहले गोली शोधन के बारे में नहीं सुना है, इसलिए मैं तुम्हें पहले गोली शोधन के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान बता दूं। अगर तुम गोलियों को परिष्कृत करना चाहते हो तो तुम्हारे पास पहले एक औषधीय कड़ाही होनी चाहिए। औषधीय कड़ाही योद्धा के हथियार की तरह है, यह अपरिहार्य है। एक कड़ाही की भट्टी में आग के लिए जितने अधिक आउटलेट होते हैं, औषधीय कड़ाही उतनी ही उच्च श्रेणी की होती है और इस प्रकार यह उतनी ही दुर्लभ होती है। बेशक, अगर आप आग के कई आउटलेट को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत आत्मा बोध की आवश्यकता है। औषधीय कड़ाही के अलावा हम गोली शोधन के लिए जिन लपटों का उपयोग करते हैं वे आमतौर पर हमारी डूक्यूई द्वारा उत्प्रेरित लपटें होती हैं, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों का अभ्यास करने के लिए आपको गहरी डूक्यूई साधना की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि सबसे कम स्तर की गोलियों के लिए भी डू प्रैक्टिशनर साधना की आवश्यकता होती है, जिसे आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। ये कहते हुए एल्डर हो के चेहरे पर मुस्कान और भी बड़ी हो गई। मास्टर, अपनी खुद की साधना द्वारा उत्पन्न लपटों के अलावा क्या एक कीमियागर बाहरी लपटों को भी अवशोषित नहीं कर सकता है? बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि आप मेरी दी गई किताबें पढ़ रहे हैं। हम कीमियागरों के लिए सबसे अच्छी लपटें निश्चित रूप से स्वर्गीय लपटें हैं जो स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा के साथ पैदा होती हैं। वे सभी दुनिया के सबसे विश्वासघाती और कठिन स्थानों में पैदा होती हैं, इसलिए उन्हें पाया जा सकता है लेकिन उनकी तलाश नहीं की जा सकती। एल्डर हो की आंखों में भी स्वर्गीय ज्वालाओं के लिए उसकी इच्छा दिख रही थी। और हमारी जियानान अकादमी में एक स्वर्गीय ज्वाला है। एक से ज्यादा, 2 हैं।
जियाओ मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो जियानान अकादमी की पृष्ठभूमि जानता था। एक परिपक्व ज्वाला और एक नवजात, दोनों ही पतित हृदय ज्वाला थे। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि जियानान अकादमी के उच्च प्रबंधन को नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ है। अन्यथा वह पतित हृदय ज्वाला जो इतनी अशांति पैदा कर रही थी, बहुत पहले ही परिष्कृत हो गई होती। एल्डर हो ने जियाओ मिंग की नज़र देखी जो उसके कथन के साथ उग्र हो गई थी। ये सोचकर कि उसने अकादमी की गिरती हुई हृदय ज्वाला पर ध्यान दिया है, उसने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया। आपको उस स्वर्गीय ज्वाला के साथ खेलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह स्वर्गीय ज्वाला अकादमी का आधार है। जो कोई भी इसके खिलाफ प्रयास करने की हिम्मत करेगा, वह जियानान अकादमी का दुश्मन बन जाएगा। जब आप आंतरिक प्रांगण में पहुंचेंगे तो आपको विवरण पता चल जाएगा और दूसरों को यह न बताएं कि अकादमी में एक स्वर्गीय ज्वाला है। हालांकि अकादमी दूसरों द्वारा परेशानी पैदा करने से नहीं डरती है, लेकिन ये भी नहीं चाहती है कि दूसरे लोग परेशानी पैदा करें। जियाओ मिंग ने एल्डर हुओ की चेतावनी सुनी और गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पता है मास्टर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आपको स्वर्गीय ज्वाला न होने के बारे में भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्गीय ज्वाला के अलावा आप अन्य ज्वालाओं की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि जानवर की आग, जो समान रूप से प्रभावी है। ऐसा कहते हुए एल्डर हुओ ने अपनी दाहिनी हथेली को फैलाया। उनकी हथेली से एक गहरी काली लौ निकली। लौ के चारों ओर का स्थान स्पष्ट रूप से विकृत हो गया। जियाओ मिंग जो एल्डर हुओ से बहुत दूर नहीं था, उसे एक भयानक गर्मी महसूस हुई। बहुत अभ्यास करो। जब तुम प्रथम श्रेणी के कीमियागर बन जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक उच्च श्रेणी की जादुई जानवर की लौ ढूंढूंगा। एल्डर हुओ ने लौ को अपने हाथ में लेते हुए और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। यह वास्तव में एल्डर हुओ द्वारा दी गई प्रेरणा का एक साधन था। जानवर की लौ के प्रलोभन के साथ कोई सोच सकता है कि उसका ये शिष्य गोली शोधन में अधिक रुचि रखता होगा। ये कहना ही होगा कि एल्डर हुओ जियाओ मिंग के इस शिष्य के लिए वास्तव में अच्छे थे। धन्यवाद गुरु। ठीक है, व्याख्यान के लिए बस इतना ही। कीमिया कक्ष में जाओ और मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगा, फिर तुम अपने आप अभ्यास करो और अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछो। जैसे ही जियाओ मिंग अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और कीमिया कक्ष में गया, उसने एक औषधीय कड़ाही देखी जो लगभग आधा मीटर की दूरी पर थी। औषधीय कड़ाही का रंग गहरा और काला था, जिस पर हल्की सी रोशनी थी। औषधीय कड़ाही के तल पर दो भयानक सांपों के सिर उकेरे गए थे और एक सांप का मुंह चौड़ा खुला हुआ था जो आग के लिए 3 आउटलेट बनाता था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आउटलेट घुमावदार और निरंतर थे और जितना आप अंदर जाते थे उनका व्यास उतना ही छोटा होता था। ऐसा लगता था जैसे अंदर रहस्य छिपे हुए हैं। कड़ाही के शीर्ष पर कड़ाही के गहरे लाल ढक्कन में एक विशाल सांप कुंडलित है और ढक्कन में एक विशेष छेद है जिसका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों को अंदर रखने के लिए किया जाता है। औषधीय कड़ाही की सतह पर जादुई जानवरों की सुंदर आकृतियां चित्रित की गई हैं जो यथार्थवादी दिखती हैं, जैसे कि वे जीवित प्राणी हों। पिल रिफाइनिंग हॉल कीमिया विभाग के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक विशेष स्थान है और यह टियर 3 औषधीय कड़ाही से सुसज्जित है जैसे कि मैंने आपको पहले दिया था। एल्डर हुओ गोली के बर्तन के पास गया और अपने हाथ की एक लहर से उसके बगल में औषधीय जड़ी बूटियों का एक गुच्छा दिखाई दिया। इसे देखो, मैं इसे केवल एक बार प्रदर्शित करूंगा। इसके बाद जियाओ मिंग ने पहली बार गोली को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को वास्तविक रूप में देखा। एक गहरी काली लौ औषधीय बर्तन में प्रवेश करती है और एक के बाद एक जड़ी बूटियां बर्तन की लौ द्वारा भस्म हो जाती हैं, जिससे पाउडर और पेस्ट के रूप में औषधीय सार पीछे रह जाते हैं। अंत में विभिन्न औषधीय सार एक प्रोटोटाइप गोली में पिघल गए जिसकी सतह पर गड्ढे थे। जैसे ही लपटें बुझती हैं, बर्तन में गोली एक गोल आकार लेती है और एक हरे रंग का रंग प्राप्त करती है और बर्तन से एक हल्की औषधीय सुगंध फैलती है। मूल रूप से एक कीमियागर को गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती है और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह एक प्रथम श्रेणी की गोली थी, इसलिए एल्डर हुओ के लिए यह आसान था। इसलिए हर कदम पर एल्डर हुओ ने विस्तार से समझाया। गोली जल्दी से बनाई गई थी और एल्डर हुओ ने अपने हाथ में अमृत को पकड़ने के लिए अपनी डुक्यूई को घुमाया, फिर इसे एक जेड बोतल में डाल दिया और इसे जियाओ मिंग को फेंक दिया। जियाओ मिंग को जल्दी से गोली लेते देख उसके पूछने का इंतजार किए बिना एल्डर हुओ ने अपना मुंह खोला और कहा, यह एक पहली श्रेणी की गोली है, पुनर्स्थापना गोली, जो एक निश्चित मात्रा में डुक्यूई को बहाल कर सकती है। क्या अब तुमने प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा? मम्मा, मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जियाओ मिंग ने गोलियां रख दी और जवाब दिया, ठीक है, तो करो। अध्याय 16 1 स्टार डू ग्रैंड मास्टर। एल्डर हुओ ने जो विभिन्न बिंदु बताए उनका पालन करते हुए जियाओ मिंग ने कदम दर कदम सुधार किया। ये पता चला कि डुक्यूई साधना में उनकी महान प्रतिभा के अलावा गोली शोधन में उनकी प्रतिभा भी खराब नहीं थी। 20 से अधिक बार जड़ी बूटियों को काले कोयले में जलाने का अनुभव प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग अंततः सभी औषधीय पौधों का सार निकालने में सफल हो गया। चीजें अच्छी चल रही थीं और जियाओ मिंग ने आंतरिक रूप से प्रोत्साहित महसूस किया। ठीक है, अगला कदम सभी औषधीय सार को एक गोली में मिलाना था।
जियाओ मिंग से हल्की औषधीय खुशबू वाली हरे रंग की गोली प्राप्त करने के बाद एल्डर हुओ ने पहले इसका रंग देखने के लिए इसे अपनी आंखों के सामने रखा और फिर इसे अपनी नाक के सामने रखा और इसे सूंघा। एल्डर हुओ ने पसीने से लथपथ जियाओ मिंग की ओर एक मुस्कुराहट प्रकट की। हे, हालांकि उपस्थिति अनियमित है और औषधीय सुगंध बहुत स्पष्ट नहीं है, ये पहले से ही एक तैयार गोली है। युआन रिटन पिल को पहले स्तर की गोलियों के बीच परिष्कृत करना मध्यम रूप से कठिन है। ये बहुत अच्छा है कि आप अपने पहले शोधन में इस बिंदु तक पहुंच गए हैं। जियाओ मिंग ने प्रशंसा प्राप्त की और मुस्कुराया। हालांकि उसने एल्डर हुओ को डांटते हुए सुना, हालांकि आपने पहले स्तर की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब एक सच्चे पहले स्तर के कीमियागर बन गए हैं। अब की शोधन प्रक्रिया में कुछ भाग्य है, और एक सच्चे स्तर के कीमियागर बनने के लिए आपको अपनी गोलियों की गुणवत्ता और सफलता दर को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भविष्य में लगन से अभ्यास करना याद रखें, सुस्त न हो, समझे। अपने एकमात्र शिष्य जियाओ मिंग के लिए एल्डर हुओ ने अभी भी उसे उम्मीद की थी कि वह अपने पैरों को जमीन पर रखे और एक छोटी सी उपलब्धि के कारण आत्मसंतुष्ट न हो जाए। जियानान अकादमी में बिताए गए सभी वर्षों में उसने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, और हालांकि जियाओ मिंग जैसे राक्षस नहीं थे, लेकिन कम क्षमता वाले अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। वह उन प्रतिभाशाली लोगों की संख्या भी नहीं गिन सकता था जो अवज्ञाकारी बन गए और अपने अहंकार के कारण बहुत नुकसान उठाया। समझ गया, मैं भविष्य में लगन से अभ्यास करूंगा। एल्डर हुओ की लंबी चेतावनी के जवाब में जियाओ मिंग ने जल्दी से सहमति जताई। ये देखकर कि जियाओ मिंग वास्तव में उनकी शिक्षाओं को सुन रहा था, एल्डर हुओ ने राहत में सिर हिलाया, अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ गोलियों के बगल में औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। ये आपके लिए अभ्यास जड़ी बूटियां हैं। जब भविष्य में आपके पास पर्याप्त नहीं हो तो गोदाम में जाएं और मेरा नाम रिपोर्ट करें और वे आपको जड़ी बूटियां देंगे। धन्यवाद गुरु, अच्छी तरह से अभ्यास करें। इसके बाद जियाओ मिंग का जीवन दोहराव वाला हो गया। या तो वह दिन के दौरान गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, या वह गोली शोधन पर सलाह के लिए एल्डर हुओ के पास गया। एल्डर हुओ इस शिष्य के साथ भी कंजूस नहीं था, उसने जियाओ मिंग को कीमिया के बारे में वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। गुरु होने का लाभ बहुत बड़ा था। अगर जियाओ मिंग ने अकेले में सोचा होता तो उन सवालों को हल करने में उसे बहुत समय लग जाता, लेकिन जब एल्डर हुओ ने समझाया तो जियाओ मिंग जल्दी ही समझ गया। इसके अलावा एल्डर हुओ जियानान अकादमी के एल्डर होने के योग्य थे, लेकिन उनकी शिक्षण क्षमता कोई दिखावा नहीं थी। उनके शिक्षण के तहत जियाओ मिंग के कीमिया कौशल को निखारा गया और गोली शोधन कौशल की नींव बहुत मजबूती से रखी गई, और उन्होंने समय समय पर जियाओ मिंग को भी सिखाया, जिससे उन्हें अंतराल को भरने में मदद मिली। रात में जियाओ मिंग सोने के बजाय अभ्यास कर रहा था और अपनी साधना में बहुत मेहनती था। ये तब की बात है जब जियाओ परिवार में पहले उसके पास कीमियागर होने की कोई प्रतिभा नहीं थी, और कीमियागर बनने के बाद तो यह और भी अधिक हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझता था कि साधना की दुनिया में मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि जिसकी मूर्ति सबसे बड़ी होगी उसे उचित ठहराया जाएगा। अगर आप धमकाए जाने से बचना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, मजबूत बनना। कीमियागर होने के अलावा एल्डर हुओ की डूक्यूई साधना भी कमजोर नहीं थी, इसलिए गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा जियाओ मिंग अक्सर उनसे उनकी साधना के बारे में पूछते थे। दिन के दौरान वह गोलियों को परिष्कृत करता था और डूक्यूई कौशल की खेती करता था, और रात में वह अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए खेती करता था, और कभी कभी हर कुछ दिनों में वह जीवन अनुकरण करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 साल बाद युवक के गोरे चेहरे पर खिड़की से हल्की रोशनी चमक रही थी। हालांकि वह युवा था, उसकी तलवार जैसी भौहें और तारों भरी आंखें, उसके लाल होंठ और सफ़ेद दांत, ये देख सकता था कि वह भविष्य में निश्चित रूप से कई महिलाओं के दिलों पर कब्जा कर लेगा। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी खेती से जागते हुए धुंधली हवा का एक झोंका छोड़ा। मैं एक सितारा डू ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ। मेरी कीमिया तकनीक भी तीसरे स्तर पर पहुँच गई। जियाओ मिंग के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके डेंटियन में क्यूई कॉइल पूरी तरह से ठोस क्रिस्टल में बदल गया है, और फिर उसने प्रतिबिंबित किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं 2 साल से जियानान अकादमी में हूँ, और मैंने इन 2 सालों में कीमिया तकनीक में बहुत अधिक समय बिताया है, जिसके परिणामस्वरूप मेरी साधना में बहुत सुस्ती आई है। 1 और महीने में चयन दौर है। हालांकि मैं इस ताकत के साथ आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर सकता हूँ। आंतरिक प्रांगण अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। प्रवेश करने के बाद यह इतना आसान नहीं होगा। जियाओ मिंग की खुद के बारे में धारणा वास्तव में बहुत स्पष्ट थी। वास्तव में वह उन साधारण प्रतिभाओं से अलग नहीं था, और भले ही उसने अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनत की हो, फिर भी उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता उन लोगों के बराबर नहीं थी जो जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से गुजरे थे। जब से उसकी प्रतिभा का पता चला, उसका सफ़र आसान रहा, और उसे देखने वाला हर कोई मुस्कुराता और दोस्ताना व्यवहार करता था। अपनी उम्र के कारण उसने अपने अनुभव को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स द्वारा लाए गए लाभ की बदौलत वह अपने समान स्तर के छात्रों को आसानी से जीत सकता था।
अन्य बुजुर्ग लोग सही तौर पर बहस करते थे और यही बात उनके शिक्षक और गुरु एल्डर हुओ के बारे में भी सच थी, जो उनके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि उम्र के हिसाब से वह वास्तव में एक बच्चा था, लेकिन यह उनके विकास में एक गंभीर बाधा थी। इसके अलावा कीमिया का अभ्यास करने में बिताए समय की भरपाई के लिए उसने अपनी साधना में मदद करने के लिए गोलियां भी लीं, जिसके परिणामस्वरूप एक अस्थिर डूक्यू साधना हुई। जियाओ मिंग ने इन समस्याओं को हल करने के बारे में सोचा था, अर्थात प्रशिक्षण के लिए जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई में प्रवेश करके। जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई क्षेत्र में अंधेरे और बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित है और रक्तपात अक्सर होता है, और इसे छोड़ने से जियाओ मिंग का मानना है कि वह निश्चित रूप से एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। विचार सुंदर है, लेकिन वास्तविकता कठोर है। जियाओ मिंग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपेक्षा की, उसके पास अभी भी जियानान अकादमी में एक शिक्षक है। एल्डर हुओ की कोई संतान नहीं थी और उसका केवल एक शिष्य था, वह जियाओ मिंग था। एक साथ समय बिताने के बाद उन्होंने पहले से ही जियाओ मिंग को अपने सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में माना था। साधना में जियाओ मिंग के साथ बहुत सख्त थे, लेकिन बाकी सब चीज़ों में उसे लाड़ प्यार करते थे, उसे वह सब कुछ देते थे जो वह चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि जियाओ मिंग, जो केवल कुछ साल का था, खुद को खतरे में डाले। इसलिए जियाओ मिंग, जो कानून प्रवर्तन इकाई में शामिल होने में कुछ समय पहले ही शामिल हुआ था, को एल्डर हुओ ने इकाई से हटा दिया, जो अपने शिष्य से बहुत प्यार करता था, ये दावा करते हुए कि वह बहुत छोटा था और उसकी साधना पर्याप्त गहरी नहीं थी। जियाओ मिंग, जो विरोध नहीं कर सकता था, को ईमानदारी से 1 और साल के लिए अकादमी में रहना पड़ा। उसकी डूक्यूई पर्याप्त ठोस नहीं थी, उसकी डू तकनीकें जंग लगी हुई थीं और उसके पास वास्तविक युद्ध में अनुभव की कमी थी। इन बातों के बारे में सोचते हुए जियाओ मिंग को सिरदर्द होने लगा। क्या यह एक फिलिट जीनियस का विशिष्ट टेम्पलेट नहीं था, एक ऐसा जीनियस जिसे आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मार सकता था जो लड़ने के लिए स्तरों को पार कर सकता था? एक ऐसा जीनियस जो एक अच्छी प्रतिभा से ज़्यादा कुछ नहीं था। कमज़ोर साधना वाले लोगों ने मजबूत साधना वाले किसी व्यक्ति को हरा दिया। यह कोई नई बात नहीं थी, और भले ही उसके पास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स जैसी मजबूत तकनीक हो, वह विफल हो सकता है। अरे, सिम्युलेटर में बताया गया है कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कुछ गुप्त क्षेत्र भी खुलने वाले हैं। नहीं, मैं अपने गुरु से बात करूंगा, मुझे थोड़ा प्रशिक्षण लेने के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जाना है। अब जब मैं डू ग्रैंड मास्टर से आगे निकल चुका हूं, तो मुझे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में थोड़ा विशेषज्ञ माना जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे गुरु के लिए मुझे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने से रोकने का कोई कारण नहीं है। जियाओ मिंग ने अपनी जांघ पर थपकी दी, बिस्तर से बाहर निकला और एल्डर हुओ के निवास की ओर चल पड़ा। अध्याय 17, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाना। क्या तुम ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जा रहे हो? एल्डर हुओ ने अपने प्रिय शिष्य को सिरदर्द के साथ देखते हुए भौहें से कुड़ी। ये शिष्य हर काम में अच्छा था, लेकिन कभी कभी वह थोड़ा बेचैन हो जाता था। वह 1 साल पहले बिना उसकी जानकारी के कानून प्रवर्तन इकाई में शामिल हो गया था, जिससे वह क्रोधित हो जाता था। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में ऐसा क्या अच्छा है? वहाँ नियमों का सम्मान नहीं किया जाता है और हर कोई निर्दयी और बेईमान है। तो जियाओ मिंग अपनी उम्र में उन सभी षड्यंत्रों और चालों का विरोध कैसे कर सकता है? नहीं, मैं असहमत हूँ। एल्डर हुओ ने अपनी दाढ़ी उड़ाई और उसे घूर कर देखा। अभी तुम्हारा साधना स्तर बहुत कम है, कुछ सालों में जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं तुम्हें फिर से बाहर निकाल दूंगा। तब तक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स जाने से भी नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं पहले से ही एक डू ग्रैंड मास्टर हूँ, यह अब कम नहीं है। जियाओ मिंग ने असहाय होकर कहा, क्योंकि डू क्यूई उसके शरीर से बाहर आ गया था, जिसने उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक काला कवच बना दिया था, ताकि यह साबित हो सके कि उसने जो कहा वह सच था। अकादमी हर साल ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने के लिए छात्रों का आयोजन करती है। मेरा साधना स्तर पहले से ही उन सभी में सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी बुरा करने जा रहा हूँ। आप पहले से ही डू ग्रैंड मास्टर तक पहुँच चुके हैं। एल्डर हुओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद ये गति वास्तव में काफ़ी सामान्य थी। 2 साल में लोगों का डू मास्टर से डू ग्रैंड मास्टर बन जाना असामान्य नहीं था। जियानान अकादमी में हर साल कई लोग होते थे, और जियाओ मिंग की प्रतिभा को देखते हुए ये गति वास्तव में अभी भी थोड़ी धीमी थी। जियाओ मिंग का अधिकांश समय गोलियों को परिष्कृत करने में व्यतीत होता था। उसने 2 साल में प्रशिक्षु से तीसरे स्तर के कीमियागर बनने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च की, और अगर गोलियों ने उसकी साधना में सहायता नहीं की होती, तो जियाओ मिंग शायद डू ग्रैंड मास्टर तक भी नहीं पहुंच पाता। डू ग्रैंड मास्टर को विभिन्न शक्तियों के बीच ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक स्तंभ नहीं माना जाता था, लेकिन इसे एक मध्यवर्ती शक्ति, एक उपयुक्त मामूली विशेषज्ञ कहा जा सकता था। और जियाओ मिंग का जोखिम कारक वास्तव में इस ताकत के साथ एक यात्रा के लिए अपेक्षाकृत छोटा था। वह एक जिद्दी बूढ़ा आदमी नहीं था और जानता था कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जाने में लाभ थे। अन्यथा अकादमी हर साल लोगों को प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में नहीं भेजती। उसने केवल ये सोचा था कि जियाओ मिंग की ताकत कम थी और उसकी उम्र बहुत कम थी। एल्डर हुओ के हाव भाव में राहत की झलक देखकर जियाओ मिंग ने तुरंत अपने प्रयास तेज कर दिए।
चिंता मत करो मास्टर, मैं दुश्मन के खिलाफ कुछ अनुभव हासिल करने के लिए आसपास के कुछ शहरों का दौरा करूंगा। आप नहीं चाहेंगे कि भविष्य में जब मैं उसी स्तर के लोगों से मिलूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए और पीटा जाए। यह इतना ज्यादा कहाँ होगा। क्या मैं सहमत हो जाऊं कि तुम कानून प्रवर्तन इकाई के साथ जाओ? तुम क्या सोचते हो? जियानान शहर के चारों ओर घूमना कानून प्रवर्तन इकाई के साथ वैसा नहीं होगा। बच्चा, आखिरकार। जियाओ मिंग के कुछ देर तक रुकने के बाद एल्डर हुओ ने आखिरकार जाने दिया और बेबसी से भरे चेहरे के साथ कहा, एंस, अगर तुम ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। 1 महीने बाद वापस आना, तब यह इन अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट होगा, इसे मिस मत करना। समझ गया, शुक्रिया मास्टर। जियो मिंग की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति देखकर एल्डर हुओ ने अनियंत्रित रूप से अपना सिर हिलाया और उसके हाथ की अंगूठी से सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ कई अलग अलग रंग की जेड बोतलें दिखाई दीं। जियो मिंग ने एल्डर हुओ द्वारा उसे दी गई गोली की बोतलों को हाथ में लिया और कुछ हद तक स्तब्ध होकर पूछा, मास्टर, यह क्या है? वास्तव में, जियो मिंग के जीवन सिम्युलेटर ने पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक बार उसके जीवन का अनुकरण किया था, और कई बार ऐसा हुआ था जब उसने आज जैसी स्थिति का अनुकरण किया था, लेकिन सिम्युलेटर की विशेषताओं ने कभी कभी जियो मिंग को असहाय महसूस कराया। अक्सर यह एक ही वाक्य होता था जो दिन का सारांश देता था, जैसे आप अपने शिक्षक एल्डर हुओ को अलविदा कहते हुए जियानान अकादमी छोड़ रहे थे। अन्य लोग बस इतना कहते थे कि आप जियानान अकादमी छोड़ रहे थे, और अन्य लोग ये कहते थे कि आप अपने शिक्षक को बताए बिना अकादमी छोड़ रहे थे। अंत में, जीवन सिम्युलेटर आपके लिए सभी विवरणों को एक उपन्यास की तरह चिन्हित नहीं करेगा। इससे बहुत सी ऐसी चीजें सामने आईं जो जियो मिंग को केवल सामान्य तरीके से ही पता थीं। हालांकि, अगर जीवन सिम्युलेटर हर विवरण को चिन्हित कर सकता है, तो इसे जीवन स्क्रिप्ट कहा जाना चाहिए। काले जेड जार में 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकर पिल्स हैं, जो एक डू ग्रैंड मास्टर को एक स्टार को तोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। पीले रंग की बात करें तो यह एक बॉडी क्यूई पिल है, जो लगातार सफलताओं के कारण होने वाली डू क्यूई की कमी को मजबूत करने में मदद कर सकती है। मूलतः, तीसरी श्रेणी की ग्रीन स्पिरिट पिल पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकर पिल से कहीं बेहतर थी। इसमें आपको तीसरे तारे तक पहुंचने का मौका है, लेकिन मैंने आपको पहले एक दिया था और मुझे लगता है कि आप इसे पहले ही खा चुके हैं और केवल एक ही खाया जा सकता है। अन्य गोली की बोतलें बस कुछ उपचार और क्यूई रिटर्न गोलियां हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया है। एल्डर हुओ को स्पष्ट रूप से अभी भी उम्मीद थी कि जब जियाओ मिंग, उनके अनमोल शिष्य, बाहर जाएंगे तो उनकी ताकत और भी अधिक बढ़ जाएगी। मास्टर, जियाओ मिंग बहुत भावुक हो गए। अपनी साधना के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपनी साधना में मदद करने के लिए जो गोलियां खाई थीं, उनमें से अधिकांश एल्डर हुओ द्वारा तैयार की गई थीं। इस बार की गोलियां भी स्पष्ट रूप से एल्डर हुओ द्वारा बहुत समय पहले तैयार की गई थीं, और यहां तक कि उनकी साधना को स्थिर करने के लिए एक गोली भी तैयार की गई थी, जैसे कि बॉडी क्यूई गोली। जब आप बाहर जाते हैं तो सावधान रहना याद रखें, खासकर जियाओ मिंग के लंबे समय तक चले जाने की प्रतीक्षा किए बिना एल्डर हुओ ने दुनिया में चलने के अपने अनुभव को सिखाना शुरू कर दिया। जियाओ मिंग अधीर नहीं थे और चुपचाप सुनते रहे। सिर्फ सुनकर जियाओ मिंग को लगा जैसे कि वह इस दृश्य का अनुभव कहीं न कहीं हुआ था। ... अपने गुरु एल्डर हुओ को अलविदा कहने के बाद जियाओ मिंग ट्यूटर जीहू के पास गया। एल्डर हुओ से बात करने के बाद कीमिया विभाग की कक्षाओं में कुछ नहीं होगा, लेकिन कीमिया विभाग के अलावा वह अभी भी जीहू की कक्षा में एक छात्र था, और जियाओ मिंग को बाहर जाने पर ट्यूटर जीहू की अनुमति अवश्य लेनी पड़ती थी। जीहू की प्रतिक्रिया पहले एल्डर हुओ की तरह ही थी, दोनों ने मना कर दिया। अकादमी ने प्रशिक्षण के लिए जो समय अलग रखा है वह बीत चुका है, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता। जियाओ मिंग के लिए इस प्रतिभाशाली जीहू की छाप बहुत अच्छी है। विनम्र, उचित आचरण, कोई अहंकार नहीं जो आमतौर पर प्रतिभाशाली लोगों में होता है, लोगों के साथ दयालुता से पेश आता है, कमजोरों को धमकाता नहीं है, यानी उसके पास सभी फायदे हैं। दुर्भाग्य से वह थोड़ा छोटा था, इसलिए जियो मिंग की खातिर उसने आशा व्यक्त की कि जियो मिंग ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने से पहले थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और स्वाभाविक रूप से उसने जियो मिंग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। शिक्षक जीहू का रवैया चाहे जितना भी दृढ़ हो, अंत में वह जियाओ मिंग की ताकत को देखकर फिर भी एक समझौते पर पहुंच गया। आखिरकार, जियानान अकादमी के शिक्षक केवल एक डू ग्रैंड मास्टर थे और जियाओ मिंग उनके समान स्तर के थे। क्या ये कहना मजाक नहीं है कि वह बाहर जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है? इसके अलावा एल्डर हुओ सहमत हो गए थे, तो जीहू के पास मना करने का क्या कारण था? जीहू द्वारा विधिवत रूप से उन्हें इन अकादमी के चयन से पहले वापस लौटने के निर्देश दिए जाने के बाद जियाओ मिंग ने कपड़े पहने और चल पड़ा। हुओ एल्डर द्वारा दी गई गोलियों की बात करें तो जियाओ मिंग का अभी उन्हें लेने का कोई इरादा नहीं था। उसने महसूस किया कि जब तक उसकी साधना थोड़ी और ठोस नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करना बेहतर होगा। 3 दिन बाद ग्रीनयान टाउन। काले कपड़े पहने एक छोटा व्यक्ति कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण सराय में दाखिल हुआ। सराय लोगों से भरी हुई थी, जो इस काले वस्त्र वाले व्यक्ति के आगमन से बेपरवाह थे।
काले लबादे वाले आदमी में ऐसी क्या असामान्य बात थी? उनके हिसाब से वे एक दिन में दर्जनों लोगों से मिलते थे। ये काले लबादे वाला आदमी बस थोड़ा छोटा है। अरे, तुम खाना खाना चाहते हो या होटल में रहना चाहते हो? चेहरे पर जख्मों और मांसपेशियों से ढका एक भयंकर बड़ा आदमी चौड़ी आंखों से जियाओ मिंग के पास आया, काले लबादे में छिपे चेहरे को अच्छी तरह से देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए लॉबी में खाने की मेज़ लगाओ और फिर ऊपर एक कमरा तैयार करो। जैसे कि वह अपने सामने बड़े आदमी के शरीर पर लगे खून की गंध नहीं सूंघ पा रहा था, जियाओ मिंग ने जानबूझकर आवाज़ बदलकर उदासीनता से जवाब दिया। अध्याय 18 अनुकरण। एक पल के लिए अपनी आंखें सिकुड़ने और स्थिति को ध्यान से देखने के बाद, दूसरे पक्ष की साधना को महसूस करने में असमर्थ प्रतीत होने के बाद, बड़े आदमी ने जियाओ मिंग द्वारा फेंके गए पैसे के थैले का वजन किया और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बहुत अच्छा श्रीमान, यहाँ बैठो। जियाओ मिंग ने जिस दिशा में इशारा किया था उस ओर देखा, लेकिन पाया कि वहाँ सभी टेबल भरी हुई थीं और कोई और खाली टेबल नहीं थी। वहाँ और कोई सीट नहीं है। क्षमा करें, कृपया यहाँ बैठें। जियाओ मिंग द्वारा उसे याद दिलाने के बाद दाग धब्बे वाले बड़े आदमी ने कहा, जैसे कि वह अभी अभी अपने होश में आया हो। दाग धब्बे वाले आदमी को देखने के बाद जियाओ मिंग बिना कुछ कहे उस जगह की ओर चल दिया। जियाओ मिंग की पीठ को देखते हुए दाग धब्बे वाले आदमी के मुंह के कोने पर एक भयंकर मुस्कान दिखाई दी जब वह मंच के पीछे जा रहा था। मंच के पीछे एक मोटा आदमी जिसका चेहरा काला था, उसका मोटा ऊपरी शरीर खुला हुआ था, उसने दाग वाले आदमी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें पता चल गया है कि कौन आ रहा है? हे, कोई छोटा बच्चा होगा जो कहीं से आ गया। सच में, कोई गलती मत करो, किसी छोटे लड़के को मत देखो। यहाँ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में नस्लभेद है, ऐसा नहीं है कि छोटी दौड़ नहीं होती। पिछली बार जब तुमने किसी के पीले चेहरे को देखा और कहा कि वह घायल है और पर्याप्त मजबूत नहीं है, जिससे हमें एक चूक में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, अगर हमारे मालिक की ताकत नहीं होती तो हम दब जाते। वेंग शेंग नाम के मोटे आदमी ने अविश्वास से भरे शब्दों में कहा। जाहिर है कि एक बार उसने समझौता कर लिया था। इस तरह की टिप्पणी से जख्मी आदमी का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था और वह लाल चेहरे के साथ जोर से जवाब देना चाहता था, लेकिन दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के डर से वह केवल अपनी आवाज़ कम कर सकता था और चिल्ला सकता था। अरे, कोई कारण तो होगा ही। कौन जानता था कि फेफड़े खाने वाला भूत असल में जुबान यिन दाओ जैसी ठंडी यिन तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जिससे वह मानवीय और भूतिया लग रहा था। इसके अलावा पिछली बार हम नहीं हारे थे। जुबान यिन दाओ एक निम्न स्तर की जुबान रैंक तकनीक थी। ये देखकर कि मोटा आदमी अभी भी थोड़ा संदिग्ध था, बड़े आदमी को फिर से समझाना पड़ा। चिंता मत करो, इस बार मैं गलत नहीं होऊंगा। भले ही इस आदमी ने जानबूझकर अपनी आवाज़ एक बूढ़े आदमी की तरह रखी, अपने काले लिबादे में छिप गया और अपने हाथों को भी छिपा लिया, फिर भी उसने एक खामी दिखाई। जब उसने अभी पैसे फेंके तो उसकी कलाई खुल गई। उसकी हथेलियों पर झुर्रियों की तुलना में उसकी कलाई की त्वचा अज्ञात संख्या में वर्षों से छोटी है, और जब मैंने जानबूझकर उसे ऐसी सीट पर बैठने के लिए कहा जहां कोई खाली मेज नहीं थी, तो उसने वास्तव में शांति से मुझसे कहा कि कोई सीट नहीं बची है। हे, ये निश्चित रूप से कहीं से कोई बदमाश है, बहुत बुरा नहीं है और निश्चित रूप से बहुत मजबूत नहीं है। उस स्थिति में जब हम शाम को अपना व्यवसाय करते हैं तो हम रास्ते में उससे निपट लेंगे। हे। मोटे आदमी के भोले चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान का संकेत दिखाई दिया। ठीक है, बस सुरक्षा के लिए उसके व्यंजन में कुछ मसाले जोड़ें। जख्मी आदमी के चेहरे पर भी एक भयावह मुस्कान थी। हालांकि उसके निर्णय के आधार पर उसने सोचा कि काले कपड़े वाला लड़का बहुत मजबूत नहीं होगा, लेकिन बस सुरक्षा के लिए उसने सोचा कि उसे अभी भी कुछ असाधारण साधनों की आवश्यकता है। ठीक है, मैं कुछ नर्म हड्डियों का पाउडर डाल दूंगा। ... शाम हो चुकी थी। बिस्तर पर जियाओ मिंग, जो पूरी तरह से तैयार था और बैठने की मुद्रा में, चौंककर अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया। आधी रात हो चुकी है और एक और जीवन अनुकरण का समय आ गया है। उसके दिमाग में सिम्युलेटर की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, सिमुलेशन की मौजूदा संख्या 1 के रूप में पहचानी गई है। संकेत दें कि जीवन अनुकरण शुरू करना है या नहीं। सिम्युलेटर, जीवन अनुकरण शुरू करें। सिम्युलेटर शुरू होता है। दिन 1, भोर से 5 घंटे पहले आप साधना में डूबे हुए हैं। अचानक आपके कान साफ हो जाते हैं और आपको एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। आप अपनी साधना अवस्था से बाहर आते हैं और चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। केवल उस मोटे आदमी को देखते हैं जिसे आपने कल अपने कमरे से एक आदमी को खींचते हुए देखा था। देखने के बाद आपको पता चलता है कि वे सराय के संरक्षकों पर हमला कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको पहले हमला करना चाहिए, लेकिन चुपचाप आगे बढ़ने के बाद आपको खोज लिया जाता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद आप थोड़े से घायल हो जाते हैं। आप उन सभी को मार देते हैं जिन्होंने सराय में आपको घेर लिया था, केवल एक आदमी को छोड़कर, जिससे आपको पता चलता है कि आपका लक्ष्य कहाँ है। आप युद्ध की लूट की गिनती करते हैं और जुबान यिन दाओ, एक निम्न स्तरीय जुबान डू विधि, क्यूई विधि,
विथर्ड वुड तकनीक और एक उच्च स्तरीय हुआंग डू तकनीक तुयान जुए प्राप्त करते हैं। सूर्योदय के बाद अपने घावों को ठीक करने के बाद आप सराय से निकलते हैं और सीधे अपने लक्ष्यों के स्थान पर जाते हैं। उनके आने का इंतजार करने और एक गुप्त घात में लंबे समय तक उन्हें न देखने के बाद आप आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और अन्य योजनाएं बनाते हैं। दिन 2 घात लगाने वाले आखिरकार आ जाते हैं। आप सुनिश्चित करने के लिए गोली निगल लेते हैं और जब वे चौकन्ने नहीं होते तो आप पहले चुपके से हमला करते हैं और उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और लड़ाई के बाद दूसरे को हरा देते हैं। आप लूट की गिनती करते हैं और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर और निम्न स्तरीय जुवान डू तकनीक 1000 लाशों का हरा जहर हथेली प्राप्त करते हैं। दिन 3 आपके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और आपने आत्मा को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करने की अनुमति दी है, जिससे यह अधिक आध्यात्मिक हो जाता है और इसमें ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के संक्षारक गुण होते हैं। आत्मा आपको ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर से खपत की गई ऊर्जा में से कुछ खिलाती है और आप 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचते हैं और ग्रीनयान शहर छोड़ देते हैं। दिन 4 आप खुले में जागते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। दिन 9 आप पाते हैं कि आपका डू क्यूई अधिक सघन है। दिन 16 आप एक गुप्त क्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। थोड़ा निरीक्षण करने पर आपको कई लोग मिलते हैं और वहां कुछ शक्तिशाली लोग नहीं थे। आप वहीं सिकोड़ते हैं, गुप्त क्षेत्र खुलता है और आप उसमें प्रवेश करते हैं। दिन 17 गुप्त क्षेत्र में आप और कई अन्य लोग एक औषधीय क्षेत्र पाते हैं। दुर्भाग्य से आपके साथ बहुत से लोग यात्रा कर रहे हैं। आपको केवल आइस स्पिरिट फ्लेम हर्ब, पॉइजन एसेंस हर्ब और फायर ड्रैगन फ्रूट मिलते हैं। दिन 18 आप संयोग से जुबान रैंक इंटरमीडिएट डू तकनीक एंग्री लान एंड विंड स्लैश को छीनने में कामयाब रहे। आपको एक शक्तिशाली डू स्पिरिट के लालच का सामना करना पड़ा और भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह ऊर्जा की एक धारा से आकर्षित हुआ और आप भागने में कामयाब रहे। दिन 19 आप और कुछ डू ग्रैंड मास्टर्स जिनसे आप अभी मिले हैं गुप्त क्षेत्र के जंगल से गुजर रहे हैं। जब आपका सामना एक गंभीर रूप से घायल शक्तिशाली डू स्पिरिट से होता है, आप उसे पहचानते हैं कि वह डू स्पिरिट है जिसने कल आपको मारा था। आप उसे घेर लेते हैं। शक्तिशाली डू स्पिरिट मर जाता है। आप उसके स्टोरेज रिंग से मध्यवर्ती स्तर के जुबान क्लास डू तकनीक थरी वाटर्स आइस रिफाइनिंग पाते हैं। दिन 20 आपने डू किंग हाई की लड़ाई में उतार चढ़ाव महसूस किया। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, आप वापस भागने लगे, जिसके दौरान आपको कई बार अन्य समूहों का सामना करना पड़ा। कुछ नहीं हुआ और अंत में गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। दिन 21 आपको एहसास होता है कि आपका फिर से पीछा किया जा रहा है। चोरों की चौथी लहर को मारें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। दिन 22 आप अपनी अप्रयुक्त तकनीकों का हिस्सा बेचते हैं और अधिक जड़ी बूटियां खरीदते हैं। दिन 23 आप नीलामी घर में 600,000 सोने के सिक्के खर्च करते हैं और छठी रैंक की जादुई जानवर की लॉ ब्लू क्रिस्टल आइस मैंगल्ड बीस्ट फ्लेम प्राप्त करते हैं और सुरक्षा के लिए जल्दी निकल जाते हैं। दिन 24 आपने जानवर की लॉ को निगल लिया और 2 पर्पल हॉट बैरियर ब्रेकर पिल्स निगल ली ताकि आप 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर बन सकें। लगातार सफलताओं के कारण होने वाली डू क्यूई की कमी को स्थिर करने के लिए आपने क्यूई बॉडी पिल ली। दिन 25 आपने समय की उल्टी गिनती की है और आपको पता चलता है कि इन अकेडमी के ट्रायल शुरू होने वाले हैं और आप अकेडमी की ओर दौड़ पड़ते हैं। दिन 26 जियानान सिटी में आप ग्रिफिन पर जियानान अकेडमी लौटते हैं और प्रशिक्षकों और सहपाठियों से मिलते हैं। दिन 27 इन अकेडमी के ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू होते हैं और आप आसानी से अपने विरोधियों को हरा देते हैं। दिन 34 आप अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं और पहला स्थान प्राप्त करते हैं। दिन 48 हुगान आपको और 4 अन्य लोगों को जियानान अकादमी के पुस्तक संग्रह हॉल में ले जाता है। हॉल में आप 3 अग्नि के आध्यात्मिक परिवर्तन की गुप्त विधि प्राप्त करते हैं, जो आपको थोड़े समय के लिए अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति देता है। दिन 49 आप और अन्य जो इन अकादमी में आगे बढ़ने में कामयाब रहे, उन्होंने ग्रिफिन बीस्ट पर यात्रा की। ग्रिफिन बीस्ट पर आपने देखा कि कैसे बुजुर्गों ने कारवां पर हमला करने वाले जादुई जानवरों को पीटा और मार डाला और मजबूत के लिए आपका सम्मान बढ़ गया। दिन 50 आप अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता के बड़े छात्रों से छिपते हैं। दिन 60 आप साधना करने के लिए ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टॉवर में प्रवेश करते हैं। फॉलन हॉट फ्लेम से एक लौ आपके शरीर के अंदर प्रकट होती है और आपकी साधना तेजी से आगे बढ़ती है। दिन 99 आप गोली शोधन में लगे हुए हैं और एक तीसरी श्रेणी की गोली क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड को परिष्कृत करते हैं। दिन 100 आप गोलियों को परिष्कृत करने के आदी हैं। दिन 101 आप गोलियों को परिष्कृत करने के आदी हैं और एक तीसरी श्रेणी की गोली विंडपिल को परिष्कृत कर चुके हैं। दिन 102 आप अपना निवास स्थान छोड़कर अग्नि ऊर्जा के लिए परिष्कृत की गई गोलियों को बेचने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। दिन 120 आप कुछ दोस्त बनाते हैं। दिन 130 कोई व्यक्ति आपके पास चुनौती के लिए आता है। आप देखते हैं कि उनकी ताकत आपकी तरह ही है।
आप स्वीकार करते हैं और प्रतिस्पर्धा करने के लिए अखाड़े में जाते हैं। आप जीतने में कामयाब होते हैं और हारने वाले के क्रिस्टल कार्ड से उनके द्वारा दांव पर लगाई गई अग्नि ऊर्जा को घटा देते हैं। दिन 151, आप निर्देश प्राप्त करने के लिए अपने गुरु एल्डर हुओ के निवास पर जाते हैं। दिन 157, आप निर्देश के लिए अपने गुरु एल्डर हुओ के निवास पर जाते हैं। दिन 169, आप चौथी श्रेणी की गोली बनाने की तैयारी करते हैं, जड़ी बूटी के भंडार में जाते हैं जहां आपको कोल्ड स्पिरिट जड़ी बूटी और चौथी श्रेणी की बर्फ विशेषता वाला जादुई कोर मिलता है। दिन 399, आप ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करते हैं और पूरे दिन साधना करते हैं। दिन 400, कोई व्यक्ति आपको चौथी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के लिए खोजता है। दिन 670, आपने एक निश्चित प्रथम सितारा डू स्पिरिट को हराया जिसने आपकी उम्र देखी और आपको चुनौती देने की कोशिश की। दिन 710, आंतरिक प्रांगण के बाहर जंगल में प्रवेश करने पर आपने कई चौथी श्रेणी के जादुई जानवरों को मार डाला और चौथी श्रेणी का जादुई कोर प्राप्त किया। दिन 1295, आपको अपने परिवार से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि परिवार के भीतर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जियाओयान, जो आपसे नीचे था, ने अपनी डू क्यूई को बेवजह खो दिया था और चाहता था कि आप इसका समाधान सोचें। वास्तव में आप कारण जानते थे, लेकिन आपको लगा कि यह मामला आपके नियंत्रण से बाहर है और आपने एक सती पत्र लिखा। दिन 1460, आपको जियाओ परिवार के मुखिया जियाओ जान से एक और पत्र मिला जो चाहता था कि आप एक यात्रा के लिए परिवार में वापस आएं, अपने शब्दों में अपने बेटे जियाओयान का उल्लेख करते हुए, साथ ही आपके प्रति परिवार की मदद का भी। हताशा के कारण आपको अपने गुरु एल्डर हुओ को अलविदा कहना पड़ा और एक जादुई उड़ने वाले जानवर को उधार लेना पड़ा। दिन 1470, उड़ते हुए जादुई जानवर पर बैठे हुए आप अचानक एक मजबूत व्यक्ति की आभा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं और एक कामुक महिला, एक उच्च सितारा डू सम्राट होने के नाते आपके सामने प्रकट होती है। जब वह आपको ऊपर से नीचे तक देखती है तो वह बहुत संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाती है और आपको पकड़ लिया जाता है। दिन 1471, आपसे आपकी सारी संपत्ति छीन ली गई है और इस समय आप एक भिखारी से भी गरीब हैं। दिन 1480, अपने बगल में डू सम्राट को देखते हुए आप अपने शरीर की सीलबंद डू क्यूई को 90वीं बार सक्रिय करने में विफल रहे और डू सम्राट जाग गए और आपको एक अच्छा सबक दिया। दिन 1998, डू सम्राट के दुश्मन दरवाजे पर आते हैं और आप अपनी डू क्यूई को सील करके डू क्यूई के दुष्परिणामों से हिलकर मर जाते हैं। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा आइटम का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध तीसरी श्रेणी की गोली क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड 600,000 सोने के सिक्के, द्वितीय श्रेणी पवन जादूकोर। कृपया एक का चयन करें। अध्याय 19, जियानान अकादमी का सबसे अमीर। हे, डू क्यूई महाद्वीप वास्तव में खतरनाक है। घर के रास्ते पर यात्रा करते समय भी आपका अपहरण किया जा सकता है। ये डू सम्राट महिला वास्तव में उसके मुंह के कोने फड़क रहे थे जब उसने सोचा कि सिम्युलेटर से डू सम्राट महिला ने उसे पकड़ने के बाद क्या किया होगा। सिद्धांत रूप में पकड़े जाने के बाद दूसरी पार्टी अभी भी एक महिला डू सम्राट थी, इसलिए उसका पीछा करने से सिस्टम में कुछ उन्नत इनपुट उत्पन्न हुए होंगे, जैसे छठी श्रेणी की गोलियां, उच्च श्रेणी की डू तकनीक, उन्नत औषधीय सामग्री आदि। पकड़े जाने में इतना बुरा नहीं है, ये वैसे भी सिम्युलेटर में होता है, ये वास्तव में उसे प्रभावित नहीं करता है, इसलिए कम से कम ये पुरस्कार पूल की सामग्री को बढ़ाता है ना? ये चीज़ें इतनी आम हो सकती हैं कि एक उच्च रैंकिंग वाले डू सम्राट के लिए उन्हें एक नज़र भी नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा खुद के नकली संस्करण को कम से कम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय कीमियागर माना जाता था, इसलिए वह इसका उपयोग कैसे नहीं कर सकता था। लेकिन देखिए क्या हुआ। सैकड़ों दिनों तक जब वह फंसा रहा था तो उसकी डू क्यूई शुरू से अंत तक सील कर दी गई थी, और जो सबसे अधिक दिखाई दिया वह वास्तव में टाइगर रिटर्न लाइफ एसेंस पिल नामक एक द्वितीय श्रेणी का अमृत था, और उच्च श्रेणी की गोली का कोई अन्य उल्लेख केवल 1 या 2 बार ही हुआ था। अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ा सांस छोड़ते हुए जियाओ मिंग ने अपने दिमाग में सिम्युलेटर द्वारा दिए गए विकल्पों में से अपनी पसंद बनाई। तीसरी श्रेणी की गोली क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड 600,000 सोने के सिक्के, द्वितीय श्रेणी की विंड मैजिक कोर। द्वितीय श्रेणी की विंड मैजिक कोर पर विचार नहीं किया गया, जिसकी कीमत अधिकतम 10,000 सोने के सिक्के थी। इस चीज़ के लिए क्लींजिंग आई स्पिरिट लिक्विड यह एक गोली का नुस्खा था जिसे एल्डर हुओ ने अपने शरीर में आग के जहर को खत्म करने के लिए खुद के लिए खोजा था। इस तरह की तीसरी श्रेणी की गोली अब उसके किसी काम की नहीं थी। 600,000 सोने के सिक्के, वह बहुत सारी जड़ी बूटियां खरीद सकता था और वह खुद कभी भी कुछ बोतलें परिष्कृत कर सकता था। ये स्पष्ट था कि किसे चुनना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार शुद्ध सोने के सिक्के सबसे अच्छे होंगे। 4 या 5 स्टोरेज रिंग को छूते हुए जो एक धागे पर लटकी हुई थी और उसकी गर्दन के बीच लटकी हुई थी, जियाओ मिंग ने वर्षों से अपने लॉटरी ड्रॉ के बारे में सोचते हुए आह भरी।
वह वास्तव में अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ अजूबे चाहता था, जैसे स्वर्गीय ज्वाला और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर। वह वर्षों से किए गए सिमुलेशन की सटीक संख्या की गिनती भूल गया था और उन्हें गिनने की विशेष रूप से जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन अब एक मोटा हिसाब लगभग 200 बार था। हर बार जब वह कोई आइटम निकालता था तो 3 विकल्पों में से कौन सा सबसे आम था। 6 सबसे आम श्रेणियां सोने के सिक्के, डू तकनीक, क्यूई विधियां, औषधीय जड़ी बूटियां, गोलियां और हथियार थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सबसे आम वस्तुएं हैं जिनकी अधिकांश साधकों को ज़रूरत होती है और वे उन्हें खरीद सकते हैं। बेशक, कीमियागर बनने के बाद उसके साथ कई कीमियागर भी थे और गोलियों और कीमती जड़ी बूटियों के साथ साथ जादू के कोर के लिए नुस्खे भी अधिक बार सामने आए। जियाओ मिंग ने उन्हें सामूहिक रूप से 8 स्वर्गीय सिम्युलेटर किंग्स के रूप में संदर्भित किया। सिम्युलेटर द्वारा निकाले गए आइटम को लॉटरी पूल की तरह मानते हुए जीवन सिमुलेशन प्रक्रिया पूल में पुरस्कार डालने के बराबर थी। भले ही ऑड्स अनुपात मौजूद न हो, जिस भी श्रेणी में सबसे अधिक आइटम थे उन्हें खींचने की संभावना अधिक थी। 8 स्वर्गीय राजाओं के साथ स्वर्गीय ज्वाला जैसी दुर्लभ चीज स्वाभाविक रूप से सैकड़ों वस्तुओं के पुरस्कार पूल में सबसे कम संभावना वाली होती है, और उसने इसे तब से नहीं खींचा था जब से उसने पहली बार फॉलन हॉट फ्लेम निकाला था। ये भी दर्शाता है कि जबकि सिमुलेशन अच्छी चीजें ला सकते हैं, वास्तव में उन वस्तुओं को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है जिन्हें आप विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि 8 स्वर्गीय राजा वे हैं जिनकी सभी को सबसे अधिक आवश्यकता होती है और जिन्हें हर कोई सबसे अधिक बार जानता है, लेकिन वास्तव में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। जियाओ मिंग ने 30 बार दसियों हजार सोने के सिक्के निकाले और चुने, जैसा कि उसने अभी किया था, और हालांकि हर बार 600,000 नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर 8 मिलियन सोने के सिक्के थे। बिल्कुल सही, आपने सही सुना, अकेले सिम्युलेटर से उसे 8 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के मिले, जो पूरे जियाओ परिवार की 80 साल की आय के बराबर है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में बहुत ताकतवर कई शक्तियां भी इतनी रकम जुटाने में असमर्थ थीं। सोने के सिक्के अभी भी एक छोटी राशि थे। सिम्युलेटर से प्राप्त क्यूई विधियां और डू तकनीकें बड़ी थीं। 33 निम्न जुबान वर्ग क्यूई विधियां और डू तकनीकें, 19 मध्यवर्ती जुबान वर्ग क्यूई विधियां और डू तकनीकें, और 10 उच्च जुबान वर्ग क्यूई विधियां और डू तकनीकें। 3 निम्न डी क्लास डू तकनीकें और क्यूई विधियां थीं: आइस एट्रीब्यूट डू तकनीक, कोल्ड हेवन एंड आइसी अर्थ, थंडर एट्रीब्यूट डू तकनीक, 9 रिवॉल्यूशंस ऑफ फ्रैटफुल थंडर ड्यूल, और फायर एट्रीब्यूट डू तकनीक, ड्यूल ऑफ नरिशिंग स्पिरिट्स। फायर एट्रीब्यूट सैन्यन वॉर्ड स्पिरिट सील के साथ डी क्लास की एक इंटरमीडिएट डू तकनीक। बिना किसी विशेषता के एक उन्नत डू तकनीक डी क्लास ड्यूल ऑफ नरिशिंग स्पिरिट्स। इसके अलावा गोलियां भी थीं। सिम्युलेटर से प्राप्त गोलियां थीं: सेकंड टियर पिल की 2 शीशियां, पेवान पिल, आइस हॉट पिल की 5 शीशियां, एक आइस स्पिरिट पिल, नरिशिंग स्पिरिट पिल की 1 शीशी, एक आइस जेड बोन बिल्डर पिल की 2 शीशियां, और एक नरिशिंग क्यूई डिस्पर्शन। थर्ड टियर गोलियां, कुल 10 बोतलें। फोर्थ टियर गोलियां, कुल 11 बोतलें। 5वीं टियर गोलियां, एक किंग ब्रेकर पिल, ब्लड लोड्स पिल और क्यूई कल्टीवेशन पिल है। लोअर लेवल 6ठी टियर गोलियां, एक ब्रोकन किंग पिल और विटेलिटी पिल है। 6ठी श्रेणी की गोलियां, एक लॉन्गेविटी ग्रीन मेडिटेशन पिल और क्यूई बर्निंग पिल है। 7वीं श्रेणी की गोलियां या उससे ऊपर, एक लाइफ डेवोरिंग पिल और लाइफ रिटर्निंग पिल है। लाइफ सिम्युलेटर एक गोली या एक बोतल देता है, जिसमें प्रति बोतल 3 गोलियों का एक मानक पैक होता है। वहाँ काफ़ी सारे हथियार भी थे, लेकिन सबसे अच्छा हथियार 5वीं श्रेणी की अग्नि जादू कोर वाली तलवार थी, जिसे जियाओ मिंग ने जियानान अकादमी के रास्ते में चुना था, और बाकी कुछ हथियार जियाओ मिंग ने बेच दिए थे, जिससे उसे लगभग 10 लाख सोने के सिक्के मिले थे। 6 या 7 कीमती औषधीय जड़ी बूटियां, लकड़ी की विशेषता वाली 5वीं श्रेणी की जादुई जानवर की आग, पीच ब्लॉसम फ्लेम, आग के लिए 4 आउटलेट औषधीय कड़ाही, और बर्फ की विशेषता वाली 5वीं श्रेणी की जादुई कोर। सान्यान शून्य आत्मा सील, साधना अनुभव, और 3री श्रेणी की गोली शोधन अनुभव तेज हवा की आध्यात्मिक गोली। 5 भंडारण रिंग, जिसमें एक अग्नि लाल मध्यवर्ती भंडारण रिंग शामिल है, अन्य सभी निम्न श्रेणी के भंडारण रिंग थे। इन भंडारण रिंगों की बदौलत जियो मिंग इतने सारे सोने के सिक्के डालने में सक्षम था, ये जानते हुए कि जीवन सिम्युलेटर द्वारा दिए गए सोने के सिक्के सभी नकद हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें बेकार गैजेट हैं। ध्यान से सोचने के बाद जियो मिंग ने वास्तव में पाया कि उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें प्राप्त की हैं। अगर उसने ये सभी चीज़ें बेच दी तो जियो मिंग को लगा कि वह जियानान अकादमी के सबसे अमीर आदमी के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आखिरकार जीवन सिम्युलेटर से प्राप्त चीज़ों के अलावा जियो मिंग ने खुद भी काफ़ी गोलियां बनाई थीं। क्यूई विधियां, डू तकनीकें, गोली बनाने की विधियां आदि भी थीं जो उसके गुरु एल्डर हुओ ने उसे दी थीं। ये सब मिलकर जियो मिंग की पूरी संपत्ति बन गई। ये बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं थी जियानान अकादमी में सबसे अमीर होना, क्या ये था? बेशक जियाओ मिंग का इस समय इन चीज़ों को बेचने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसके पास पहले से ही एक मजबूत नकदी प्रवाह था।
इसलिए जियाओ मिंग ने इन तकनीकों को अपने पास रखने और समय आने पर उन्हें जियाओ परिवार में वापस लाने का इरादा किया ताकि जियाओ परिवार में कुछ भंडार जोड़ा जा सके। आखिरकार जियाओ परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और वह जियाओ मिंग अपनी जड़ों को भूलने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह थोड़ी मदद कर सकता था। कभी कभी जियाओ मिंग को शर्मिंदगी महसूस होती थी जब वह सोचता था कि कैसे जियाओ कबीला, जो कभी 8 प्राचीन परिवारों में से एक था, उस बिंदु तक गिर गया था जहां उच्चतम अग्नि विशेषता डू तकनीक एक उच्च स्तर का हुआंग वर्ग था और डू तकनीक का उच्चतम स्तर एक मध्यवर्ती स्तर का जुबान वर्ग था और इसका अभ्यास केवल कबीले के नेता और बुजुर्गों द्वारा किया जा सकता था। बेशक वह जानता था कि जियाओ कबीले का पतन क्यों हुआ। जियाओ परिवार की अपनी प्रतिभा की कमी के अलावा गो कबीले के लोगों को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए था और जियाओ परिवार की कुछ डू तकनीकें निश्चित रूप से गो कबीले के पास चली गई थीं। गु युआन ने एक बार जियाओ जुबान से जियाओ परिवार की देखभाल करने का वादा किया था और अब देखभाल इस तरह हो गई थी और फिर गु युआन ने गु जुनर को टॉशे प्राचीन देवता की जैद चुराने के लिए भी भेजा। जियाओ मिंग को वास्तव में लगा कि गु युआन को अपना नाम बदलकर बेशर्म गु रख लेना चाहिए। दुर्भाग्य से खेती की दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जहां मजबूत लोग कमजोरों को खाते हैं। जियाओ मिंग अभी गु युआन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, उसे केवल भविष्य में इस ब्याज को इकट्ठा करना याद था। अध्याय 20 सराय को जलाना। अब जब उसने 3 विकल्पों में से अपना विकल्प चुन लिया था तो जियाओ मिंग ने देरी नहीं की और उसकी आत्मा शक्ति उसकी भौहों से फूट पड़ी और उसे तैयारी में उसके शरीर के सामने रख दिया। अपने मन में उसने चुपचाप कहा 600,000 सोने के सिक्के चुनो। अचानक जियाओ मिंग के सामने सोने के सिक्कों का एक पहाड़ दिखाई दिया और फीकी चांदनी के नीचे इन सोने के सिक्कों ने एक चमकदार चमक बिखेरी और अंधेरा कमरा एक पल के लिए एक सफ़ेद सूरज में चमकने लगा। सौभाग्य से जियाओ मिंग इसके लिए तैयार था और उसने इसे लेने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल किया और जैसे ही सोने के सिक्के दिखाई दिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग को सोने के सिक्कों से भरना शुरू कर दिया। अपने पिछले अनुभव की बदौलत उसने आसानी से अपने सामने के सभी सोने के सिक्कों को पकड़ लिया और फुर्ती से आगे बढ़ा। कमरे में पीली चमक भी गायब होने से पहले एक पल के लिए दिखाई दी। जिस कमरे में जियाओ मिंग रह रहा था वह सराय की दूसरी मंजिल पर था और पीछे की ओर खिड़की के बाहर सराय से संबंधित कुछ छोटे आंगन थे। इस समय पीले कपड़ों में एक मांसल आदमी ने अपनी आंखें रगड़ी और कमरे की खिड़की की ओर देखा जिसमें जियाओ मिंग रह रहा था। उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत देखा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी डिंग लाओ, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या बॉस ने तुम्हें स्कारफेस को ये बताने के लिए नहीं कहा था कि वे अपना काम शुरू करने जा रहे हैं? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इन मोटी भीड़ों को परेशान करोगे तो बॉस तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगा। वह गुस्से में तुम्हें गिरफ्तार कर सकता है और तुम्हें ब्लड सैक को बेच सकता है। आंगन के उत्तरी हिस्से से एक पतली आकृति चुपचाप प्रकट हुई। ये वाक्य सुनकर डिंग लाओ, जो उसी स्थान पर खड़ा था, ने एक पल पहले अपने मन में आए विचारों को दूर कर दिया और दुखी चेहरे के साथ पीछे मुड़ गया। पतली आकृति को घूरते हुए उसने हल्के से व्यंग्य के साथ कहा, तुम मेरे बारे में बात करते रहते हो। तुम इतनी ऊंची आवाज में बात करते हो जैसे कि तुम्हें डर है कि दूसरों को पता न चल जाए। जब समय आएगा तो हम देखेंगे कि बॉस तुम्हें या मुझे गिरफ्तार करेगा। मुझे गिरफ्तार करो। डिंग लाओ के पलटवार के जवाब में पतला आदमी मुस्कुराया, घृणा से, मानो उसने कोई चुटकुला सुन लिया हो। उसे इस तरह देखकर डिंग लाओ ने भौहें सिकुड़ी और दिलचस्पी खो दी। इस आदमी से कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई। अगर ऐसा न होता कि इस आदमी का अभी भी कुछ उपयोग है और बॉस को इसकी ज़रूरत है तो वह इस आदमी को बहुत पहले ही मार चुका होता। डिंग लाओ ने मन ही मन सोचा और एक ठंडी सांस के बाद वह हाथ जोड़कर बाहर चला गया और सराय की लॉबी में चला गया। वह पतला आदमी कुछ देर तक वहीं रहा, जानबूझकर लड़ाई की तलाश में। दोनों आदमी लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन जब भी उसे कोई मौका मिलता वह डिंग लाओ को थोड़ा परेशान करना पसंद करता, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उससे ज़्यादा ताकतवर क्यों न हो। यही उसके जीवन का आनंद था और इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी ऐसे अस्तित्व को नहीं मारा था जिसका दायरा उसके दायरे से ऊपर था। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उच्च दायरे वाले लोगों द्वारा निम्न दायरे वाले लोगों को कम आंकने के दृश्य हर दिन होते थे और वैसे भी वह डिंग लाओ से ज़रा भी नहीं डरता था। अगर वह वाकई इस आदमी को ब्लड सेक्ट के लोगों को बेच सकता तो वह वाकई जानना चाहेगा कि यह आदमी जो एक बैल की तरह मजबूत था और त्वचा और हड्डियों में बदल गया कैसा दिखेगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह असंभव था। सराय के ज़्यादातर लोगों को सॉफ्ट टैंडन दिया गया था, एक बेस्वाद रंगीन पाउडर जिसे पहचानना मुश्किल था और जो डू मास्टर को कमज़ोर बना सकता था और उसकी युद्ध ऊर्जा को बढ़ाने में असमर्थ बना सकता था। इसलिए भले ही उन्हें पता चल जाए कि वह और दूसरे क्या कर रहे थे, वे भाग नहीं पाएंगे। डिंग लाओ को सज़ा देने के लिए इस पर भरोसा करने की कोशिश निस्संदेह मूर्खता थी। सॉफ्ट टैंडन पाउडर भी वह कारण था जिसकी वजह से वह बिना ज़्यादा संयम और एक निश्चित लापरवाही के साथ बात करता था। पतले आदमी ने बड़े अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया, फिर से उत्साहित हो गया।
इस बार काफ़ी मोटी भीड़ें हैं, साथ ही दिन के दौरान वे लोग मेरे पास जाने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। हे। जितना अधिक वह कहता गया उतनी ही धीमी आवाज में वह फुसफुसाता रहा और अंत में तिरस्कार की हल्की हंसी के साथ वह पतला आदमी भी सराय की लॉबी में दाखिल हुआ। दूसरी मंजिल पर खिड़की। जियाओ मिंग खिड़की के पास खड़ा था और एक पल पहले की बातचीत को अंतराल से सुन रहा था, बिना एक भी शब्द बोले, सब उसके कानों में था। ये वही मामला रहा होगा जिसका उल्लेख सिम्युलेटर ने किया था। ऐसा लगता है कि मैं दिन के समय सही था। यह एक अंधेरी सराय है। सौभाग्य से मैंने इस सराय से कोई भोजन नहीं खाया, नहीं मैंने उनके कटलरी को छुआ, अन्यथा मुझे वापसी की हुई गोली खर्च करनी पड़ती। जियाओ मिंग ने एक स्थिर चेहरे के साथ सोचा, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इस तरह की किसी चीज़ का दिखना कुछ ऐसा नहीं था जिससे लोगों को आश्चर्य होना चाहिए। 10 में से 2 सराय ईमानदारी से व्यापार कर रही थीं, जो एक अच्छी बात मानी जाती है। हालांकि सिम्युलेटर में मैंने उन्हें भोर से 5 घंटे पहले चलते देखा, तब तक वे कुछ समय के लिए वहां थे और पहले की बातचीत के साथ वे जल्द ही हमला करने वाले हो सकते हैं और उन्हें तब तक देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि जीवन का अनुकरण करने के लिए सिम्युलेटर का उपयोग करना बहुत तेज था और यद्यपि यह प्रक्रिया उसके दिमाग में पाठों की एक श्रृंखला बनाती थी, लेकिन जियाओ मिंग को इसकी सभी सामग्री जानने के लिए केवल 1 सेकंड की आवश्यकता थी। चुनाव करने के बाद स्टोरेज रिंग में सोने के सिक्कों को संग्रहित करने की प्रक्रिया में संभवतः 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। दूसरे शब्दों में, इस समय आधी रात के बाद बहुत समय नहीं बीता था, जिसका अर्थ था कि वह उस समय से लगभग 1 घंटा दूर था जब उसने मूल रूप से पता लगाया था कि ग्राहकों को ले जाया जा रहा था। यदि उसकी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ने दिया जाता तो सराय में रहने वाले इन ग्राहकों को वे एक ही झटके में निपटा सकते थे, जिससे जियाओ मिंग को उनसे निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता। जियाओ मिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि सराय में रहने वाले ये लोग मरेंगे या नहीं, या उन्हें रक्त संप्रदाय को बेच दिया जाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि वह इसके प्रति उदासीन था, लेकिन सबसे पहले वे अजनबी थे, साथ ही ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में बहुत से अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए वह बुरे लोगों के लिए सहानुभूति कैसे महसूस कर सकता था। हालांकि ऐसे लोगों के बारे में कुछ किया जा सकता था और भले ही सिमुलेशन में ही वह उन डीलरों को खत्म करने में कामयाब हो गया, इसका मतलब यह नहीं था कि वे उसे बदल नहीं सकते थे। सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए उन ग्राहकों को पहल करने देना सबसे अच्छा था। यह आपके लिए भी है ना? कम से कम आप सिमुलेशन की तरह व्यर्थ नहीं मरेंगे। ये सोचते हुए जियाओ मिंग के मूल रूप से शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अपना दाहिना हाथ उठाते हुए उसकी पीली तर्जनी की नोक से एक आकर्षक खिलती हुई गुलाबी लौ निकली। ये पीच ब्लॉसम फ्लेम थी, एक जानवर की लौ जिसे जियाओ मिंग ने सिम्युलेटर के माध्यम से प्राप्त किया था, जो एक दुर्लभ 5वीं रैंक के लकड़ी के जादुई जानवर कुई म्यू बीस्ट के शरीर से उत्पन्न हुई थी। उनके गुरु एल्डर हुओ ने भी उन्हें एक जानवर की लौ, 6ठी रैंक की ब्लू घोस्ट क्रिस्टल लौ ढूंढी थी। 6ठी रैंक की ब्लू घोस्ट क्रिस्टल लौ की तुलना में दोनों लगभग एक ही स्तर के हैं। जियाओ मिंग ने आत्मा को एक ही समय में इन 2 लपटों को अवशोषित करने दिया था और उस समय उसने सोचा था कि उसकी ताकत में काफ़ी सुधार होगा। हालांकि आत्मा द्वारा अपने शरीर में ज्वाला को अवशोषित करने के बाद चक्रवात में बहुत अधिक ऊर्जा वापस नहीं आई। जियाओ मिंग ने सोचा कि आत्मा को खुद को खिलाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए था। उसने बाद में आत्मा के साथ हमला करने की कोशिश की और यह पहले की तरह कमजोर नहीं था। इसने एक पल में एक चट्टान को पिघला दिया और इसकी शक्ति अतुलनीय थी। आत्मा की आध्यात्मिकता पहले से कहीं अधिक नग्न आंखों से दिखाई देती है। आत्मा द्वारा 2 जानवरों की आग को भस्म करने के बाद जियाओ मिंग आधिकारिक तौर पर दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए आत्मा ऊर्जा को जुटा सकता था। ट्विन स्पिरिट्स अभ्यास पद्धति का दूसरा उदय स्वयं एक डी क्लास तकनीक थी और उसके शरीर में संग्रहित डू क्यूई की मात्रा ने उसे डू क्यूई के खत्म होने के डर के बिना एक ही रैंक के कई डू ग्रैंड मास्टर से घिरा होने की अनुमति दी। इस समय जियाओ मिंग ने ब्लू घोस्ट क्रिस्टल फ्लेम के बजाय पीच ब्लॉसम फ्लेम को बुलाया क्योंकि पूर्व दूसरे की तुलना में बहुत अधिक विनम्र था। स्वाभाविक रूप से ज्वाला के तापमान और विनाशकारी शक्ति के संदर्भ में ये गहरे नीले क्रिस्टल ज्वाला से नीच था। सराय में आग लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करना एकदम सही था। ये सभी को शांतिपूर्वक जगा सकता था और साथ ही आग को इतना भयंकर होने से रोक सकता था कि यह गलती से मित्र सैनिकों को घायल कर दे। जियाओ मिंग की बांह की एक लहर के साथ गुलाबी लपटें हवा में धीरे धीरे फैलती हुई जियाओ मिंग के तिरछे विपरीत कमरे के दरवाजे तक पहुंच गईं। एक पल में गुलाबी आग फैल गई और फैल गई। ये देखकर जियाओ मिंग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। बिस्तर पर लौटते हुए उसने बिस्तर पर लटके काले लबादे को उठाया और उसे अपने शरीर पर खींच लिया। उसके शरीर में डू क्यूई के प्रवाह के साथ उसका आकार टिमटिमाया और कमरे से गायब हो गया।